फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 31 अध्याय 31। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 31C31 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं ऐश हूँ, वह व्यक्ति जो 10 मीटर बड़े वाइवन पर सवार था और उसके पीछे 2 अन्य वाइवन थे। उसने खुद को राजा की तरह पेश किया। ईमानदारी से कहूँ तो ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था, खासकर आदित्य के लिए जो वास्तव में एक शासक था। मुझे माफ़ करें, आप फिर कौन हैं? आदित्य ने मजाकिया लहजे में कहा। इस नाम ने उसे धरती के एक खास एनीमे किरदार की याद दिला दी। 2 दशक बाद भी उस किरदार की उम्र नहीं बढ़ी। इसके बजाय समय के साथ किरदार की उम्र उल्टी दिशा में बढ़ती दिख रही थी। आप कौन हैं? आदमी ने पूछा जबकि वाइवन उसकी दिशा में बढ़ रहा था। मान लीजिए कि मैं एक यात्री हूँ। तो मैं मानता हूँ कि आप यहाँ सिर्फ अपने वाइवन को दिखाने के लिए नहीं आए हैं, है न? ऊपर से देखने पर आदित्य बहुत शांत और शांत लग रहा था, लेकिन अंदर से उसका दिमाग प्रकाश की गति से भी तेज चल रहा था। वह इस आदमी को जल्द से जल्द नीचे गिराने का कोई तरीका सोचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आदित्य के लिए भी एक ही समय में 3 पीक 2 ऑर्डर वाइवन और एक शुरुआती 3 ऑर्डर से लड़ना बहुत मुश्किल था, अगर असंभव नहीं। वाइवन की आंखें अजीब तरह से काली हैं। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वे पहले ही मर चुके हैं। तुम बहुत घमंडी हो। ऐसा लगता है कि एक वाइवन को धकेलने के बाद तुम यह मान रहे हो कि तुम मुझे हरा सकते हो। कितना साहसी। चलो देखते हैं कि क्या तुम एक ही समय में 3 वाइवन से लड़ सकते हो। मन को नियंत्रित करने वाली कठपुतली। हड्डी के डंडे को हवा में उठाते हुए वह व्यक्ति जो एक अंधेरे स्वभाव वाला जादूगर था, उसने बिजली का एक काला बोल्ट छोड़ा जो उस विवन पर लगा जिसे आदित्य ने अभी अभी हराया था। जैसे ही विवन को काली बिजली लगी, विवन की आंखों में मौजूद सभी भावनाएं मिट गईं और उसकी आंखें दूसरे विवन की तरह काली हो गईं। जैसा कि मैंने सोचा था, यह आदमी एक साधक है जो मन को नियंत्रित करने में माहिर है। बिना समय बर्बाद किए उसने एक 2 सितारा तलवार निकाली जिस पर रून बने हुए थे। इस पूरे सप्ताह के दौरान आदित्य अपने रून जादू का अभ्यास करने में व्यस्त था। उसने रात में सोना भी बंद कर दिया और उसकी जगह केवल कुछ घंटों की झपकी ले ली। वह अपने दिन की शुरुआत विभिन्न रून मंत्रों को खींचकर करता था। रून जादू का उपयोग करके अपने आदमी को थका देने के बाद वह प्रशासन का काम करता था। जब भी आदित्य को अपना मन वापस मिलता तो वह हमेशा अपना समय रून जादू में लगाता। ये तलवार वाकई दिलचस्प है। ये तलवार न केवल 2 स्टार हथियार है बल्कि इसे रूनों से भी सजाया गया है। ऐश नाम के व्यक्ति ने 2 स्टार तलवार देखी जिस पर लाल रंग के रून बने हुए थे। लाल धधकती तलवार, मध्य 2 सितारा, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विवरण। इस 2 सितारा तलवार को एक अनुभवी लोहार ने गढ़ा था। इस तलवार की शक्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मंत्रमुग्ध किए जाने के बाद कई गुना बढ़ गई है जिसने शुरुआती वर्ग के सभी रून जादू में महारत हासिल की है। इस हथियार को एक प्रयोग के तौर पर गढ़ा गया था। फंक्शन 1। इस तलवार में क्रिम्सन ब्लेज की शक्ति है। तलवार आग प्रकार के हमलों की शक्ति को 50% तक बढ़ा सकती है। फंक्शन 2। शुरुआती तीसरे क्रम पर एक महत्वपूर्ण हड़ताल करने की 10% संभावना है और दूसरे क्रम पर एक महत्वपूर्ण हड़ताल करने की 25% संभावना है। चाहे मैं इस तलवार का विवरण और कार्य कितनी भी बार पढ़ूं, मैं प्रभावित होने से खुद को नहीं रोक सकता। ये पहला हथियार था जिसे आदित्य ने अपने रून जादू से मंत्रमुग्ध किया था। चार्म ऑफ इन्फिनो रून कौशल का उपयोग करते हुए कुछ असफलताओं के बाद वह अंततः 2 स्टार तलवार में अग्नि तत्व बफर जोड़ने में सक्षम था। निष्क्रिय कौशल चार्म ऑफ इन्फिनो रून के कारण अतिरिक्त 10% अग्नि क्षति जोड़ी गई। ये तलवार तुम्हें ये कहाँ से मिली? ऐश नाम के आदमी ने उत्सुकता भरी नज़र से पूछा। जब हम अपनी लड़ाई शुरू करने वाले हैं तो इस तरह का सवाल पूछने की क्या ज़रूरत है? बेटा, आज एक ड्रैगन एक छोटे ड्रैगन द्वारा मारा जाएगा। धमाका। 7 मीटर लंबे वाइवन ने बिना किसी भावना के आदित्य पर हमला किया। वे वाइवन मशीनों से अलग नहीं दिख रहे थे। तीनों वाइवन को गहरी सांस लेते और मुंह खोलते देखकर उसे पता चल गया कि वे दोनों तरफ से काली लपटों की लहरें उगलने वाले हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी की योजना को समझते हुए आदित्य ने जल्दी से अपनी 2 सितारा तलवार को सामने से आ रहे 2 वाइवन पर फेंक दिया। वार के साथ लाल रंग की एक विशाल लौ की चाप क्रिम्सन तलवार से 2 वाइवन की ओर फूट पड़ी। ये जानते हुए कि पीछे से एक और हमला होने वाला है, उसने अपने कौशल क्रिम्सन ब्लेज का उपयोग करके अपने 2 मीटर लंबे ड्रैगन पंखों को लाल ज्वाला से ढक दिया। धमाका। पूरा गांव शॉकवेव और विस्फोट की आवाज से हिल गया। गांव का हर माजिन युद्ध को देख रहा था। चूंकि माजिन उड़ नहीं सकते, इसलिए वे उड़ने वाले दुश्मनों के सामने शक्तिहीन थे। हालांकि वे छाया में छिप सकते थे, लेकिन हवा में दुश्मन से लड़ना उनके बस की बात नहीं थी। ड्रैगन के पंखों को क्रिम्सन लॉ से ढकने से आदित्य को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसका शरीर स्वाभाविक रूप से अपनी लपटों के प्रति प्रतिरोधी था, मुख्य रूप से उसके स्वर्गीय क्रिम्सन वंश के कारण।
अपनी पीठ को अपनी लौ से ढककर वह पहले वाइवन के काले आग के हमले को रोकने में कामयाब रहा। 20 मीटर से ज्यादा लंबी और 10 मीटर चौड़ी लाल लाल लौ की एक शक्तिशाली विशाल चाप भेजकर आदित्य ने एक बार में प्रत्येक वाइवन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खुद को कुछ अतिरिक्त सेकंड खरीदे, जबकि 2 वाइवन अपने शरीर को जलाने वाली ज्वाला के विशाल चाप से बच नहीं पाए। अगर उनके काले वाइवन स्केल न होते तो वे मर जाते। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। माजिन गांव के ऊपर आकाश में छाए काले धुएं का लाभ उठाते हुए आदित्य ने अपनी चंद्र दृष्टि का उपयोग करते हुए अत्यंत तेजी से आगे बढ़कर पहले वाइवन के पीछे कदम रखा, जो कुछ क्षण के लिए काले धुएं के कारण अंधा हो गया था। मरना। आदित्य ने विवन की गर्दन काटने के इरादे से अपनी लाल तलवार उठाई, लेकिन जब उसकी तलवार विवन की गर्दन को छूने वाली थी तभी कहीं से एक नीली बिजली चमकी और आदित्य की छाती पर लगी, जिससे वह 100 मीटर से अधिक दूर उड़ गया और एक चट्टानी पहाड़ पर जा गिरा। टकराना। आदित्य को तोप के गोले की तरह उड़ता देख गांव के सभी माजिन घबरा गए। अब जबकि उनके गांव की रक्षा करने वाला व्यक्ति चला गया है तो वे बर्बाद हो गए। भले ही वे छाया में छिप सकें, लेकिन अगर वाइवन उनके पूरे गांव को नष्ट कर देते हैं तो उनके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे उसकी मदद करनी होगी। हालांकि मैं आसमान में उड़ने वाले दुश्मनों से नहीं लड़ सकता, फिर भी मैं उसे वह अवसर दे सकता हूं जिसकी उसे जरूरत है। वह बूढ़ा आदमी जो कुछ मिनट पहले आदित्य के साथ चाय का आनंद ले रहा था, अपने घर वापस चला गया और कुछ ऐसी चीज की तलाश करने लगा जिसका उसने कभी इस्तेमाल न करने की कसम खाई थी। खांसी। ये बहुत दर्दनाक है। मैं 1 मिनट में ही लड़ाई खत्म कर सकता था अगर वह नौसिखिया तीसरे दर्जे का वाइवन अपनी बिजली की बोल्ट के साथ हस्तक्षेप न करता। खांसते हुए निकले खून को पोंछते हुए आदित्य ने अपने राजसी लाल पंख फैलाए और एक बार फिर वह आसमान में उड़ गया। आदित्य को अभी भी तीसरे क्रम के हमले के दर्द से अपनी छाती जलती हुई महसूस हो रही थी। अगर उसके शरीर पर कवच की तरह लाल क्रिम्सन हेवनली ड्रैगन स्केल्स न होते तो वह उस हमले में गंभीर रूप से घायल हो जाता। सौभाग्य से मैं शुरू से ही अपने ड्रैगन स्केल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैसा लगा? ऐश ने व्यंग्यात्मक नज़र से पूछा। मैं मानता हूँ मैं वहाँ थोड़ा लापरवाह था, जिसकी वजह से मेरी सतर्कता कम हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे रोकने के लिए अपने शुरुआती तीसरे क्रम के पालतू जानवर का इस्तेमाल करोगे, लेकिन फिर भी मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि यह तुम्हारे चरित्र की प्रकृति है। आदित्य के मजाकिया शब्दों को सुनकर आखिरकार ऐश के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। ऐसा लग रहा था कि वह आदित्य को प्रताड़ित करने के लिए बेताब था। ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत दमखम बचा है। फिर एक ही समय में 4 वाइवन का सामना क्यों न किया जाए? चूंकि मैं यहाँ खलनायक हूँ इसलिए मुझे धोखा देने का मौका मिला है। 50 मीटर दूर खड़े 4 वाइवन को देखकर आदित्य को लगा कि उसे ऐश को नाराज नहीं करना चाहिए था। कभी कभी मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। यहाँ तक कि जब आदित्य 3 शीर्ष 2 ऑर्डर और एक शुरुआती 3 ग्रेड वाइवन के सामने खड़ा था तब भी उसके दिल में कोई घबराहट या डर नहीं था। शायद आदित्य की स्वर्गीय क्रिम्सन रक्तरेखा उसे बदल रही थी। कोई भी वाइवन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, दिन के अंत में सभी ड्रैगन वाइवन को इस तरह से देखते थे जैसे कि वे कमतर ड्रैगन हों। एक सामान्य सेकंड ऑर्डर को एक पीक सेकंड ऑर्डर वाइवन को मारने के लिए 10 बार मरना पड़ता, लेकिन यहाँ आदित्य 3 पीक सेकंड ऑर्डर और एक शुरुआती 3rd ग्रेड वाइवन का सामना कर रहा था और फिर भी उन्हें पीछे धकेल रहा था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसे पूरी दुनिया में कोई भी हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ है। क्या वह सचमुच 4 वाइवन्स के खिलाफ जीत सकता है? मुझे नहीं पता। पहले तो मुझे लगा कि वह ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ये देखते हुए कि वह कितना शक्तिशाली है मुझे यकीन नहीं है। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मुझे नहीं लगता कि वह 4 वाइवन को हरा सकता है। एक पीक 2 ऑर्डर और एक शुरुआती 3 ऑर्डर के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि वह वर्तमान में 3 पीक 2 ऑर्डर और एक शुरुआती 3 ग्रेड वाइवन का सामना कर रहा है, मुझे लगता है कि वह 30 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। हमारे पास अपनी छाया में छिपने और दुश्मन के जाने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नए अध्याय पूरी तरह से NOVAL.com पर अपडेट किए जाएंगे। मुझे नहीं पता कि वह जीतेगा या हारेगा, लेकिन मैं उसके जीतने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, अन्यथा वह आदमी हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। दिन का दूसरा अध्याय। और भी अध्याय आने वाले हैं, और अधिक के लिए वोट करते रहें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 32 अध्याय 32। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 32C32। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 4 वाइवन्स का सामना करते हुए क्रिम्सन ड्रैगन को जरा भी डर नहीं लगा। एक बार फिर चारों वाइवन्स ने हमला करने की तैयारी कर ली। लाल ज्वाला। जैसे ही आदित्य ने लाल रंग की ज्वाला फैलाई, 4वां विवन, जो तीसरे क्रम का नौसिखिया था, बहुत तेजी से आगे बढ़ा।
जबकि 4वां विवन आदित्य से सीधे मिलने के लिए आगे बढ़ा, बाकी 3 विवन अपनी काली ज्वाला को जलाने की तैयारी में पीछे रह गए। इतनी तेजी से ये देखकर कि नेता वाइवन कितनी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था, आदित्य को अपने क्रिम्सन हमले को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास समय कम था और उसका सरल हमला एक शुरुआती 3 ऑर्डर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिसके पास लगभग 1200 जोड़ कुल आंकड़े हैं। इसके अलावा वाइवन को बहुत अधिक मान और ताकत के लिए जाना जाता है। एक शुरुआती 3 ऑर्डर वाइवन अपने उच्च मान और ताकत के कारण एक औसत मध्य 3 ऑर्डर को भी हराने की शक्ति रखता है, जो इसे अतिरिक्त आंकड़े अंक देता है। अपने विशालकाय 10 मीटर के शरीर के बावजूद यह बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। इससे पहले कि आदित्य कुछ समझ पाता, वाइवन पहले ही उसके सामने आ चुका था। जादुई हमलों का उपयोग करने के बजाय विवन ने आदित्य को तिरस्कार से देखा और अपने तीखे दांतों से क्रिम्सन ड्रैगन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही विवन ने आदित्य को फाड़ने के इरादे से अपना मुंह खोला, उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए विवन के मुंह में पिघला हुआ वोल्ट दाग दिया। धमाका। हालांकि आदित्य की उम्मीदों के विपरीत उस पीड़ा भरे भाव को दिखाने के बजाय वाइवन ने अचानक बिजली की एक नीली बोल्ट के साथ जवाब दिया, जिसने एक बार फिर उसे तोप के गोले की तरह उड़ा दिया, जिससे वह 50 मीटर से अधिक दूर उड़ गया और एक 10 मीटर के सपाट बोल्डर से टकराया, जो प्रभाव से तुरंत टूट गया। NO12 पर अपडेट की गई कहानियां पढ़ें। टकराना, खांसी, फिर नहीं। आदित्य ने एक पल के लिए अपनी सतर्कता कम कर दी थी ताकि वह वाइवन के दर्द भरे चेहरे को देख सके, क्योंकि इससे पहले जब वाइवन ने आदित्य की ओर तिरस्कार से देखा था तो उसे लगा कि एक ड्रैगन होने के नाते उसका गौरव किसी अन्य छोटे ड्रैगन को उसका मजाक उड़ाने की अनुमति नहीं देगा। मैं बिना पूरी ताकत लगाए इस वाइवन से नहीं लड़ सकता। वह पूरी ताकत से नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि वह 61 घंटे से भी कम समय में होने वाली बड़ी लड़ाई के लिए अपनी ताकत बचाए रखना चाहता था। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई और विकल्प है। इसके अलावा मैं उस छोटे ड्रैगन की उपहासपूर्ण और तिरस्कारपूर्ण निगाहों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आदित्य की जगह कोई भी ड्रैगन बहुत क्रोधित हो जाता अगर वह छोटे ड्रैगन को उन्हें उपहासपूर्ण नज़र से देखता। माना जाता है कि वाइवन का ड्रैगन के साथ पैतृक संबंध था, लेकिन वे सच्चे ड्रैगन नहीं थे, उन्हें छोटे ड्रैगन माना जाता था। दैवी क्रोध का विस्फोट। बूम। घाटी में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने आदित्य के मुख से निकली अचानक भावना की लहर को महसूस किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, आदित्य वापस आसमान की ओर तैरने लगा। हालांकि पिछली बार के विपरीत चंचल आदित्य बहुत पहले ही चला गया था। ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य कोई और ही इंसान बन गया हो। उसकी शक्ल, आभा और स्वभाव को छोड़कर सब बदल गए थे। माजिन गांव में हर कोई जिस शांत आदित्य को देखता था और जिससे परिचित था, उससे अलग यह आदित्य बहुत ही जंगली और भयंकर लग रहा था। इस मौजूदा क्रिम्सन ड्रैगन में कुछ भी सौम्यता नहीं थी। क्या हुआ? ऐश नाम का आदमी, जो इस हमले के लिए जिम्मेदार था और 4 वाइवन को नियंत्रित कर रहा था, खुद को रोक नहीं पाया और जोर से पूछा। दुर्भाग्य से उसे और माजिन गांव के सभी लोगों को अपनी जिज्ञासा का जवाब क्रूर तरीके से मिलने वाला था। दहाड़। क्रिम्सन किंग के मुंह से एक शक्तिशाली दहाड़ निकली। दहाड़ इतनी तेज थी कि माजिन गांव के बुजुर्ग लोग बेहोश हो गए। गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट से स्वर्ग भी हिलने लगा, क्योंकि तूफानी बादल और भी अधिक अराजक हो गए। आदित्य के चेहरे पर पहले की सारी भावनाएं मिट गई थीं और उनकी जगह एक ठंडा भाव आ गया था। उन लाल पुतलियों में ऐसी भयानक क्षमता थी कि वे किसी की भी आत्मा को हमेशा के लिए कांपने पर मजबूर कर सकती थीं। ड्रैगन रूपांतरण। धमाका। घाटी में एक बार फिर से मैना की तेज लहर फैल गई। इस बार छोटे माजिन बच्चे भी घाटी में फैली लाल मैना को महसूस कर पा रहे थे। आदित्य के पूरे शरीर पर एक चमकदार लाल रोशनी चमकने लगी। लाल रोशनी इतनी तेज थी कि सिल्वर मेडो ग्रोव के गहरे हिस्से में रहने वाले जादुई जानवर भी एक स्वर्गीय राक्षस के जागने का एहसास कर पाए। माजिन गांव में हर कोई अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। अपनी आंखों के सामने वे एक स्वर्गीय क्रिम्सन ड्रैगन के पहले पूर्ण ड्रैगन परिवर्तन को देख रहे थे। ये पूरी दुनिया अनगिनत सहस्राब्दियों के बाद एक स्वर्गीय क्रिम्सन ड्रैगन के जन्म का अनुभव कर रही थी। डिंग। मेजबान द्वारा अपने स्वर्गीय क्रिम्सन रक्तरेखा को सक्रिय करने और पहले पूर्ण ड्रैगन परिवर्तन से गुजरने के कारण मेजबान की रक्तरेखा के कारण कई निष्क्रिय कौशल संशोधित किए गए हैं। डिंग। दिव्य रोष का कौशल विस्फोट सक्रिय हो गया है। मेजबान के पास स्वर्गीय रक्तरेखा होने के कारण दिव्य रोष के कौशल विस्फोट को सक्रिय रखने के लिए आवश्यक मन को कम कर दिया गया है। डिंग। निष्क्रिय कौशल ब्लास्ट ऑफ डिवाइन फ्यूरी को होस्ट की क्रिम्सन हेवनली रक्तरेखा के कारण संशोधित किया गया है। डिंग। निष्क्रिय कौशल विस्फोट लहर भी संशोधित किया गया है। डिंग। निष्क्रिय कौशल मोल्टेन बोल्ट को संशोधित और बलपूर्वक विकसित किया गया है। डिंग। पिघला हुआ बोल्ट क्रिम्सन ब्लिंक में विकसित हो गया है। आदित्य से आने वाली लाल रोशनी ने अपना आकार बदलना शुरू कर दिया। मानव आकृति की रूपरेखा गायब होने लगी और आदित्य का शरीर आकार में बढ़ने लगा। उसके पंख पहले से कहीं ज्यादा लंबे होने लगे। उसकी भुजाएं बढ़ने लगीं और बड़े बड़े पंजों में बदलने लगीं। उसके सिर और गर्दन का आकार भी बढ़ने लगा।
जब चमकदार लाल प्रकाश चमकना बंद हो गया, भले ही सभी 4 वाइवन ऐश के नियंत्रण में थे, क्रिम्सन के सामने खड़े थे, उन्होंने सहज रूप से क्रिम्सन ड्रैगन को प्रणाम करने के लिए अपने सिर नीचे करना शुरू कर दिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐश ने अपने नियंत्रण में रहने वाले वाइवन्स को क्रिम्सन ड्रैगन के सामने अपना सिर न झुकाने से रोकने के लिए अपने मन को नियंत्रित करने वाले मंत्र का उपयोग करने की कोशिश की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दादाजी, यह क्या चीज़ है? उस बाहरी व्यक्ति को क्या हुआ? एक छोटी सी मासूम माजिन बच्ची ने अपने दादाजी से यह सवाल पूछा। ये पौराणिक ड्रैगन है, वह जाति जो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है, इस पूरी दुनिया में सबसे मजबूत जाति। हमारा उद्धारकर्ता आ गया है। इस बुजुर्ग माजिन की तरह कई अन्य माजिन ने क्रिम्सन ड्रैगन को अंतहीन सम्मान और प्रशंसा के साथ देखा। हर किसी के मन में एक ही विचार था और वह ये कि उनका उद्धारकर्ता आखिरकार आ गया है। यद्यपि माजिनों ने कभी ड्रैगन नहीं देखा था, फिर भी उनके पूर्वजों से प्राप्त कहानियों के आधार पर गांव के प्रत्येक बुजुर्ग माजिन को पता था कि यह प्राणी कौन था। जैकरी, जो अभी अभी भूमिगत कमरे से बाहर आया था, उसने तेज गर्जना सुनी और आदित्य से फैलती हुई चेतना को महसूस किया। क्रिम्सन ड्रैगन को देखा जो अभी अभी जागा हुआ प्रतीत हो रहा था। जैकरी लगभग घुटनों के बल बैठ गया क्योंकि जिस क्षण का वे इंतजार कर रहे थे वह आखिरकार आ गया। तो आखिरकार किंवदंतियां सच थीं। इस समय ऐश को उन ग्रामीणों की परवाह नहीं थी जिन्हें वह मारने आया था। इसके बजाय उसका पूरा शरीर कांप रहा था क्योंकि क्रिम्सन प्राणी उसकी आंखों में घूर रहा था। ऐश से 100 मीटर दूर एक क्रिम्सन ड्रैगन था जिसकी ऊंचाई 5 मीटर थी। ऊर्ध्वाधर स्लिट वाली इसकी लाल पुतलियां किसी के भी दिल में डर पैदा करने की शक्ति रखती हैं। इसका पूरा शरीर लाल चमकदार क्रिम्सन तराजू से ढका हुआ था। तराजू इस दुनिया के किसी भी सोने से ज्यादा चमकते हुए दिखते हैं। इसकी गर्दन लंबी थी, इसकी रीढ़ पर लाल स्पाइक्स उग रहे थे और लाल तराजू इसे एक राजसी रूप दे रहे थे। बड़े और तीखे लाल पंजे जो किसी भी चीज को फाड़ सकते थे। बड़े और चमड़े के क्रिम्सन चमगादड़ जैसे पंख जो 3 मीटर से ज्यादा लंबे थे। केवल 5 मीटर की ऊंचाई के बावजूद क्रिम्सन ड्रैगन की उपस्थिति वाइवन्स को डराने के लिए पर्याप्त थी, जिनके वंशज यहाँ हैं। सहज रूप से छोटे ड्रैगन ने अपने सिर नीचे कर लिए और क्रिम्सन हेवनली ड्रैगन को देखने की हिम्मत नहीं की। तुम क्या हो? इस समय ऐश ने वह अहंकार खो दिया था जो उसे खलनायक जैसा दिखता था। अब वह एक ऐसे बच्चे की तरह लग रहा था जिसे एक राक्षस द्वारा धमकाया जा रहा था। वह अपने कांपते शरीर को रोक नहीं सका। उसका चेहरा और शरीर पसीने से लथपथ था। उस क्रिम्सन ड्रैगन के सामने होने से उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपनी आत्मा को उन क्रिम्सन आग में जलते हुए देख रहा हो। मैं वह ड्रैगन हूँ जिसके साथ तुम्हें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था, आदित्य ने गहरी आवाज में कहा। उसकी आवाज से ही घाटी में रहने वाले कमजोर जादुई जानवर डर से कांप उठते हैं। अगले ही पल एक लाल भाला जो पूरी तरह से लाल लौ से बना था, ऐश की ओर फेंका गया। ऐश ने हमले को रोकने के लिए सुरक्षात्मक मंत्रों का उपयोग करने की पूरी कोशिश की। उसके सामने 7 परत वाली बाधा बन गई, लेकिन जादू से 7 परत वाली बाधा बनाने के बावजूद ऐश सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। दरार, धमाका, लाल रंग के भाले ने बिना रुके कांच की तरह 7 परतों को तोड़ दिया और आसानी से ऐश के पेट में मुट्ठी भर छेद कर दिया। खांसी, डिंग, आपने एक पीक एक ऑर्डर को मार दिया है। आपको कुछ अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। जैसे ही ऐश जमीन पर गिरा, चारों वाइवन की काली आंखें सामान्य हो गईं। होश में आने के बाद उन्होंने एक बार फिर से क्रिम्सन ड्रैगन के सामने अपना सिर झुका लिया। चूंकि वाइवन कमतर ड्रैगन थे, इसलिए ड्रैगन के प्रति अपना पूरा सम्मान दिखाना एक अलिखित नियम था। आदित्य कोई साधारण ड्रैगन नहीं था, वह स्वर्गीय क्रिम्सन ड्रैगन था। आदित्य के वंश के कारण वह किसी भी छोटे ड्रैगन को नियंत्रित कर सकता है। तीसरे क्रम के नौसिखिए वाइवन ने अपना सिर नीचे किया और सम्मानपूर्ण स्वर में बोला, महाराज, हमने आपको नाराज किया है। उस शापित इंसान की वजह से हम आपकी शक्ति को पहचानने में विफल रहे। हम मन नियंत्रण के जादू के प्रभाव में थे। हमने आपके साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कृपया इन नीच सेवकों को माफ करें। हन, माफ कीजिए, यहाँ क्या हो रहा है? दोस्तों, इस उपन्यास के लिए वोट करते रहें। आज आखिरी दिन है। हमें जीतने के लिए जितने वोट मिल सकते हैं हमें चाहिए। मैं आज बचे हुए 2 बोनस अध्याय अपलोड करूंगा और अगर हम 50 पावर स्टोन पा सके तो तीसरा अध्याय भी अपलोड करूंगा। यदि आपको यह उपन्यास पसंद आया तो कृपया इस उपन्यास को पावर स्टोन से सपोर्ट करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 33 अध्याय 33। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 33C33। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जराका शहर से 9 किलोमीटर दूर इस्तारिन साम्राज्य की सीमाओं पर एक किला बनाया गया था। ये किला एक पहाड़ की चोटी पर बनाया गया था। इस्तारिन साम्राज्य को पर्वत श्रृंखलाओं के साम्राज्य के रूप में जाना जाता था। इस्तारिन भूमि का लगभग 95% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ था।
लेकिन बहुत कम पहाड़ों को छोड़कर लगभग सभी पहाड़ इतने बड़े नहीं थे। जरा का शहर का किला इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में से एक पर बनाया गया था। इस्टारिन साम्राज्य और जुल्क्स राजवंश के बीच की सीमा ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा अलग की गई थी। इससे जुल्क्स राजवंश के लिए इस्टारिन भूमि पर आक्रमण करना कठिन हो गया। चूंकि इस्टारिन साम्राज्य पर्वत श्रृंखलाओं से भरा हुआ था, इसलिए अतीत में नेपोका और जुल्क्स राजवंश ने कभी भी किसी बेकार राज्य पर कब्जा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि कई सालों के गठबंधन के बाद दोनों राज्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से रास्ता बनाने पर सहमत हो गए। सड़क दो पहाड़ी ढलानों के बीच घुमावदार थी। सड़क इतनी चौड़ी थी कि उस पर एक फुटबॉल मैदान बनाया जा सकता था। चूंकि दुश्मन सामने से हमला करने जा रहा है, इसलिए हमें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि दुश्मन अपनी सेना को विभाजित करके दूसरी तरफ से आ जाएगा। हम अपना पूरा ध्यान सामने की तरफ दे सकते हैं। एक समस्या है, भले ही हमें दूसरी तरफ से दुश्मन के हमले की चिंता न करनी पड़े, लेकिन मैंने जो सुना है उसके अनुसार दुश्मन सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आदित्य के बिना उसके साथ सेनापति 400 सैनिकों के साथ जरा का शहर के किले में पहुंच चुके थे, जो जुल्क्स राजवंश के खिलाफ उनकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण रक्षा पंक्ति थी। आदित्य ने पहले ही ज़ैन को अपने 7 सेनापतियों के आगमन के बारे में सूचित कर दिया था। यहाँ तक कि ज़ैन ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगा कि गुलाम जनरल बनने के लायक नहीं है। अगर लोगों को ये पता चल जाता तो इस्टारिन सेना की प्रतिष्ठा को बड़ा झटका लगता। लेकिन 7 जनरलों से मिलने के बाद ज़ैन की उनके बारे में धारणा बदल गई। सिर्फ पीक एक ऑर्डर होने के बावजूद हर जनरल 2 ऑर्डर को हराने में पूरी तरह सक्षम था। सेना में सम्मान ताकत से आता है। अपने नए सहयोगियों को इतना मजबूत देखकर सभी सैनिक उनका सम्मान करने लगे जैसे वे ज़ैन का करते थे। वर्तमान में 7 जनरलों की एक बैठक चल रही थी। जब अन्य लोग अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे, तब हत्यारे विभाग का नेता नाथन बाहर घूम रहा था और यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने की कोशिश कर रहा था। युद्ध में उसकी भूमिका जानकारी एकत्र करना, हत्या करना और राज्य को छाया से बचाना था। यदि आप यहाँ हैं तो जरा का शहर की सुरक्षा और देखभाल कौन कर रहा है? ठंडे और शांत जनरल हेनरी ने पूछा। मैंने अपनी मंगेतर को 5000 सैनिकों के साथ जरा का शहर की रक्षा के लिए छोड़ दिया है। ज़ैन ने बोलना समाप्त ही किया था कि परछाई से एक आकृति उभरी। नाथन, क्या तुम्हें कुछ मिला? डार्क एल्फ और प्रथम डिवीजन के नेता स्कॉट ने पूछा। हमारे पास बुरी खबर है। इस मौसम में भी 30,000 सैनिकों का एक अग्रिम दल किले की ओर बढ़ रहा है। अग्रिम दल का कमांडर कोई और नहीं बल्कि जनरल डैरेन एलिस का दाहिना हाथ है। नाथन की बातें सुनकर सभी के चेहरे उदास हो गए। एक पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। ड्यूक सर्लस द्वारा भेजी गई सेना अभी आनी बाकी थी। मतलब 20,000 सैनिकों को 30,000 की सेना का सामना करना था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ड्यूक रेयान के पास पहले करीब 30,000 सैनिक थे। उनमें से 5,000 को महामहिम ने खत्म कर दिया, जबकि मुझे जरा का शहर की रक्षा और सुरक्षा के लिए 5,000 सैनिक छोड़ने पड़े। इसका मतलब है कि हमें 20,000 सैनिकों के साथ 30,000 के दुश्मन से लड़ना होगा। मैं कहता हूँ, ये 60,000 दुश्मन सैनिकों का सामना करने से कहीं बेहतर है। जब तक हम अपने हताहतों की संख्या को न्यूनतम रखते हैं, तब तक हमारे पास मुख्य दुश्मन सैनिकों का सामना करने के लिए भी पर्याप्त सैनिक हो सकते हैं। ईमानदारी से, मुझे नहीं पता कि यह एक वरदान है या कुछ और। लोमड़ी रानी इस एक सप्ताह में बहुत परिपक्व हो गई थी। अब वह अपने आकर्षण को और भी बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकती है। उसके हर शब्द में गर्व और गरिमा भरी हुई थी। तो हमें जल्दी जीत का लक्ष्य रखना होगा। नाथन, अग्रिम दल कब आएगा? नाथन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो ये हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा हो कि अग्रिम दल को पहुंचने में कितना समय लगेगा। 10 घंटे से ज़्यादा नहीं। अगर 10 घंटे से पहले तूफान शुरू हो गया तो क्या होगा? सभी ने अंबर को आश्चर्य से देखा। अगर तूफान शुरू हो गया तो हम और हमारे सैनिक किले में शरण ले सकते हैं, लेकिन अग्रिम दल के पास शरण लेने का कोई रास्ता नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि दुश्मन जनरल कोई बड़ा जुआ खेल रहा है या उसे बहुत ज़्यादा भरोसा है। किसी भी तरह अगर तूफान शुरू हो गया तो हम इस लड़ाई में बहुत बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। तूफान की वजह से अग्रिम सेना थक जाएगी और थक जाएगी। हम बहुत कम हताहतों के साथ 30,000 थके हुए सैनिकों की सेना को आसानी से मार सकते हैं। टायलर ने आसमान की ओर देखा जो काले बादलों से ढका हुआ था। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि प्रकृति इस युद्ध में हमारी मदद करेगी, अन्यथा जीतने की संभावना बहुत कम होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसा कि सभी ने उम्मीद और प्रार्थना की थी, 8 घंटे बाद आखिरकार तूफान शुरू हो गया। तूफान शुरू होते ही सभी सैनिकों को किले में शरण लेने का आदेश दिया गया। गड़गड़ाहट। तूफान के साथ साथ तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। इस्टारिन सेना किले में छिप गई और तूफान का इस्तेमाल आराम करने के लिए किया। जबकि 30,000 की अग्रिम टुकड़ी इतनी भाग्यशाली नहीं थी। वे इस्टारिन किले तक पहुंचने से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर थे जब अचानक तूफान ने उन्हें घेर लिया। गड़गड़ाहट। क्या हो रहा है? मुझे बताया गया था कि तूफान परसों से पहले शुरू नहीं होगा।
तूफान में खड़े होकर जब बिजली की तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ें धरती को हिला रही थीं, तो आगे बढ़ रहे दल का नेता घबराया हुआ लग रहा था। एरिस 30,000 सैनिकों का नेतृत्व करने वाले कमांडर का नाम था। लेडी तामार ने भविष्यवाणी की थी कि तूफान परसों तक शुरू नहीं होगा। क्या लेडी तामार की भविष्यवाणी गलत थी? लेडी तामार एक बुजुर्ग एल्फ थी जो जुलुक्स राजवंश के राजा की सेवा करती थी। लेडी तामार के पास यह अनोखी शक्ति थी कि वह भविष्यवाणी कर सकती थी कि मौसम कब बदलेगा। कभी नहीं, एक बार भी लेडी तामार की भविष्यवाणी विफल नहीं हुई। यही कारण है कि ये जानने के बाद कि तूफान परसों तक शुरू नहीं होगा, एरिस को जराका किले पर कब्जा करने के लिए कुल सेना के आधे हिस्से का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ताकि जब तूफान खत्म हो जाए तो मुख्य सेना आकर इस्तारिन साम्राज्य पर पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू कर सके। सर, शायद लेडी तामार की भविष्यवाणी गलत नहीं है। ये कुछ बाहरी ताकतों का काम था। बेवकूफ़, बकवास मत करो। मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो मौसम को नियंत्रित कर सकता हो। अगर कुछ लोग मौसम को नियंत्रित भी कर सकते हैं तो वे आदित्य की मदद क्यों करेंगे? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उन चीज़ों के बारे में बात करने का समय या स्थान नहीं है जो अब मायने ही नहीं रखती। कमांडर, हमें क्या करना चाहिए? सैनिकों को तूफान का विरोध करने में कठिनाई हो रही है। पृथ्वी पर तूफानों के विपरीत इस दुनिया का तूफान 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। इस दुनिया में मन की उपस्थिति के कारण इस दुनिया का हर पदार्थ मन से प्रभावित होता है। मौसम और वातावरण भी इसका अपवाद नहीं थे। जबकि द्वितीय श्रेणी के साधक अभी भी बिना अधिक प्रयास के तूफान को सहन कर सकते हैं, प्रथम श्रेणी के साधक, जिनमें से अधिकांश सैनिक थे, कठिन समय से गुजर रहे थे। हम पहाड़ों में हैं, हमारे लिए शरण लेने के लिए कोई जगह नहीं है। इस समय वापस जाना असंभव है। मुझे ये भी नहीं पता कि इस स्थिति में क्या करना है। एरिस नामक कमांडर को आगे बढ़ने और अपने थके हुए सैनिकों के साथ दुश्मन को हराने के लिए एक बड़ा जोखिम उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हम आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे मुड़ने या यहाँ प्रतीक्षा करने के बजाय हम अपना मार्च जारी रखेंगे और किले पर हमला करेंगे। हमारी 30,000 की संख्या इस्तारिन सैनिकों को हराने और उनके किले में शरण लेने के लिए पर्याप्त से अधिक है। कोई भी कमांडर के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। एरिस के आदेश के साथ सभी सैनिकों को इस तूफान में भी अपना मार्च जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। तूफान के कारण उनकी गति धीमी हो गई थी। भले ही एरिस ने ये शब्द कहे हों, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में यह बात थी कि किले में शरण लिए हुए इस्तारिन सैनिकों को हराना बेहद मुश्किल होगा। एरिस जानता था कि यही उसका एकमात्र विकल्प था। पीछे मुड़ने और वापस जाने का विकल्प उसके दिमाग में भी नहीं आया, क्योंकि सैनिकों के लिए दूरी संभालना बहुत मुश्किल था। इस तेज हवा और बारिश में हर प्रथम श्रेणी का सैनिक अपने शरीर को मैना की एक परत से सुरक्षित कर रहा था। मैना की परत हवा के दबाव को थोड़ा कम कर रही थी। हर बीतते सेकंड के साथ सैनिक अपना मैना खो रहे थे, जिससे वे थक रहे थे। आशा करते हैं कि यह जोखिम काम करेगा। एरिस अपने 2/3 सैनिकों की बलि देने के लिए तैयार था अगर वह किले पर कब्जा कर सकता था। जब तक वह किले पर कब्जा कर सकता है, उसे जुल्क्स राजवंश द्वारा दंडित नहीं किया जाएगा, अन्यथा केवल भगवान ही जानता है कि उसके साथ क्या होगा। एरिस को कुछ नीच सैनिकों के जीवन की अपेक्षा अपनी प्रतिष्ठा और राजा की सजा की अधिक चिंता थी। योजक चिन्ह अपडेट किया गया। नो VAINS से योजक चिन्ह आरा। अब जब मैंने तुम्हारे प्यारे पति की मदद करने के लिए अपना काम कर दिया है, तो तुम्हें अपनी पत्नी को नहीं भूलना चाहिए। शायद मुझे कोई इनाम मांगना चाहिए। आसमान में खड़ी 2 महिलाएं जराका किले को देख रही थीं। इनमें से एक महिला प्रतिभा के साधक समूह की नेता थीं। छोटी बहन, अब जब मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो क्या मैं सब कुछ ऊपर छोड़ सकता हूँ? इस बड़ी बहन के पास बहुत काम है। मुझे अपने महाद्वीप पर वापस जाना है। मुझे कई बार कहा था कि मुझसे बहन मत कहो। ऐसा नहीं है कि तुम मेरी बात सुनोगी। मैं टेलीपोर्टेशन के लिए वापस आऊँगा, अरे की व्यवस्था कर दूंगा। क्या आपको लगता है कि हमारे पति यह युद्ध जीत सकते हैं? मुझे नहीं पता। हमें सीधे तौर पर उसकी मदद करने से मना कर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसकी मदद के तौर पर मदद नहीं कर सकते। इस तूफान के साथ मैं उसकी जीत के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन उनकी ओर से कलाकारों की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम होगी। मैं वास्तव में उसे पाना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि वह कितना बदल गया है। योजक चिन्ह इस सप्ताह का तीसरा बोनस अध्याय एक और आने वाला है। अधिक अध्यायों के लिए वोट करें। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 34 अध्याय 34 गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 34C34 अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं वास्तव में कुछ हासिल करना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि वह कितना बदल गया है। महिला ने पहनी थी घिसी पिटी जैकेट और गोल्ड लीडर की तरह ही उसने भी रखा था अपना चेहरा छिपा हुआ। हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर किसी ने हमें देखा तो समस्याएं और बढ़ जाएंगी।
अगले ही पल दोनों सिद्धांत आकाश से खो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मानो भगवान की यही इच्छा थी। जब किले में 30,000 थके हारे सैनिक थे तो तूफान धीमा पड़ गया था। अभी भी बारिश का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन तेज पूर्वी हवाएं चलनी बंद हो गईं। सर, दुश्मनों की सेना आ गई है। किले से 8 सेनापति दुश्मनों की थकी हुई सेना को देखकर खुश हुए बिना नहीं रह सके। हमले के लिए तैयार हो जाओ, हम दुश्मन कमांडर को डेट नहीं करेंगे। 30,000 सैनिकों का दल किले से लगभग 1 किलोमीटर दूर रुका था। सौभाग्य से तूफान धीमा हो गया था। इससे उनके लिए भोजन थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि अब उन्हें अपने शरीर की रक्षा के लिए मन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब जब तूफान धीमा हो गया है तो ये हमारे लिए किले और किले पर कब्जा करने का सही मौका है। लेकिन एक बात जो एरिस ने नोटिस नहीं किया, ऐसा दिखाया कि उसने नोटिस नहीं किया, उसकी हालत खराब थी। 30,000 सैनिकों का सामना करना पड़ा 20,000 सैनिकों से जो पूरी तरह स्वस्थ थे। जल्द ही शत्रु जुल्क्स राजवंश की सेना का स्वागत करने के लिए बाहर आया। सामने आया। जैन और अन्य 7 जनरलों ने अपने हथियार पकड़े थे। एरिस ने जैन को गले लगाते हुए सोचा कि वह दुश्मन का कमांडर है। 1 मिनट के मौन के बाद बोथस शॉर्थ ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। स्टारिन सैनिकों को मार डालो। आज हम शत्रुओं के खून में नहाएंगे और अपने राजवंश के लिए गौरव का दावा करेंगे। हमला करो। जो सैनिक पहले थके हुए थे उन्होंने अपने कमांडर एरिस का पीछा करना शुरू कर दिया। आज अगर हम पीछे नहीं हटते और इस किले की रक्षा नहीं करते तो हमारे परिवार का जीवन जुलुक्स राजवंश के अधीनस्थ संकट में रहेगा। हम अपनी भूमि की रक्षा करेंगे। हम अपने परिवार वालों की रक्षा करेंगे। अब मेरे भाई और बहन, दुश्मनों की ओर बढ़ो। मौत से मत डरो। अपने डर को अपने हथियार में बदलो। आक्रमणकारियों को मार डालो। स्टारिन साम्राज्य की जय हो। शुल्क। इसके विपरीत शत्रु सैनिक पूरी तरह से सहनशक्ति और स्वास्थ्य से जुड़े हुए थे। जैन के शब्दों ने सैनिकों के खून को शांत करने का एहसास दिलाया। पूरे उत्साह के साथ वे अपने जनरलों के साथ युद्ध में चले गए। स्कॉट घोड़े पर सवार था। उसके हाथ में 2 सितारा स्वर्ण धनुर्धर था। ये धनुर्धर महामहिम ने दिया था। बाद में आदित्य ने अपने रून कौशल का उपयोग करके 2 सितारा हथियार को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे ये पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। रक्त क्रीड़ा वाला धनुर्धर। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पीक 2 स्टार। विवरण। इस धनुष को एक शक्तिशाली डार्क एल्फ ने गढ़ा था। ये धनुष 2 स्टार हथियार की चरम परिभाषा है। इस धनुष को बाद में रून सम्राट द्वारा मंत्रमुग्ध किया गया था। ये धनुष 2 स्टार की चरम सीमा तक पहुंच गया है। फंक्शन 1। धनुष सामान्य तीरों की शक्ति को बढ़ाता है। उसके धनुष से छोड़े गए तीरों में 50 जोड़ हानिकारक शक्तियां होंगी। नवीनतम कहानियां पढ़ें और novelbind.com। फंक्शन 2। ये धनुष उपयोगकर्ता को एक ही समय में 5 तीर तक चलाने की अनुमति देता है। लेकिन हर बार जब इस फंक्शन का उपयोग किया जाता है तो इसकी कीमत 0.5 जोड़ मान होगी। फंक्शन 3। उपयोगकर्ता के मन को समाहित करने वाले विशेष तीरों की शक्ति 20% बढ़ जाएगी। 2 स्टार धनुष होना एक धोखा देने वाली वस्तु की तरह था। स्कॉट को अपने दुश्मनों को मारने के लिए अपने तीरों को शक्ति देने के लिए किसी अतिरिक्त मन का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। धनुष ने ही उसके सामान्य तीरों की शक्ति को 50 जोड़ तक बढ़ा दिया, जिससे उसे एक औसत एक ऑर्डर सैनिक को सिर्फ एक शॉट से मारने की शक्ति मिल गई। मुझे ये धनुष देने के लिए मैं महामहिम का पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकता। धनुष चलाने में माहिर होने के कारण स्कॉट को यह धनुष बहुत पसंद था। घोड़े पर बैठे स्कॉट के दोनों हाथ बहुत तेजी से चलते थे। हर बार वह एक तीर पकड़ता और एक सैनिक को मार गिराता। उसका एक भी निशाना चूकता नहीं था। तीर कभी उसके सहयोगियों को नहीं लगे। टकराना। हालांकि बारिश में तीर चलाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि बारिश उसके तीरों की दिशा और दूरी को प्रभावित कर रही थी। हालांकि इसका असर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह से सटीक निशाना लगाता था उसके लिए ये परेशानी वाली बात थी। बारिश उसकी दृष्टि और सीमा को भी सीमित कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी स्कॉट दुश्मनों को किसी भी सैनिक से ज्यादा तेजी से मार रहा था। कोई भी दुश्मन सैनिक उसके पास तक नहीं आ पाया। जब भी वे 10 मीटर के निशान को पार करते, स्कॉट का तीर उन्हें नीचे गिरा देता। स्कॉट के बाईं ओर टाइलर, वह व्यक्ति जो पहले से ही कई युद्ध लड़ चुका है, अपनी 2 सितारा ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड को पागलपन से घुमा रहा था। जूलिया द्वारा उन्हें प्रतिदिन दी जाने वाली गोलियों के साथ उनके मन दिलों की मरम्मत के साथ केवल 10 दिनों के समय में टाइलर अपनी खेती को पीक एक ऑर्डर के करीब लाने में कामयाब हो गया है। लड़ाई में अपने अनुभव के साथ टाइलर एक शुरुआती 2 ऑर्डर को भी हरा सकता था। यह पागल सांड कौन है? मुझे नहीं मालूम। मैंने तो उसके बारे में कभी सुना ही नहीं। मुझे लगता है आहा, दुश्मन सैनिकों को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला जब महान तलवार ने उनके शरीर को आधे में काट दिया। टाइलर पागल हो गया था। उसके सामने आने वाला कोई भी सैनिक 2 टुकड़ों में कट जाता था। 2 सितारा ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड अब दुश्मन सैनिकों के लाल ताजे खून से रंगा हुआ है। जब दुश्मन के तीरंदाज दूर से टाइलर को मारने की कोशिश करते थे तो वह कभी कभी उनके सैनिकों में से एक को पकड़ लेता था और उस सैनिक को मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल करता था।
या वह अपने शरीर की रक्षा के लिए ग्रेट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता था जबकि उसके हाथ और पैर खुले रहते थे। वह दुश्मन सैनिकों को ऐसे मार रहा था जैसे वह घास काट रहा हो। दुश्मन की संख्या के बावजूद ये दुश्मन नहीं था जो टायलर को पीछे धकेल रहा था, यह इसके विपरीत था। पागल बैल अकेले ही दुश्मन को धकेल रहा था और अपनी हत्याओं की संख्या बढ़ा रहा था। बहुत बढ़िया, मुझे नहीं पता था कि जनरल टायलर इतने जंगली हैं। टायलर के पीछे लड़ने वाले सैनिक अपने पराक्रमी जनरल को प्रशंसा भरी नज़रों से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उसके शरीर पर ये निशान दिखाने के लिए नहीं थे, बस उसे देखो, वह एक मशीन था, एक पागल सांड जो पागल हो गया लगता है। वह दुश्मन को धकेल रहा है। टायलर के पीछे लड़ रहे सैनिकों ने अपने जनरल को ऐसे देखा जैसे वे अपने आदर्शों को देख रहे हों। दुश्मनों के लिए टायलर पागल सांड हो सकता है, लेकिन उनके लिए टायलर सबसे अच्छा व्यक्ति था जिसे उन्होंने कभी देखा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या यह मैं हूं या टायलर बहुत उत्साहित लग रहा है। डार्क एल्फ स्कॉट ने देखा कि वह कितनी पागलपन से दुश्मन सैनिकों पर अपनी महान तलवार चला रहा था। दुश्मन सैनिक पहले से ही थक चुके थे और अब एक पागल बैल के सामने उनके पास उसे रोकने का कोई मौका नहीं था। स्कॉट और टायलर बाईं ओर लड़ रहे थे। स्कॉट के दाईं ओर छाया डिवीजन का नेता नाथन कुछ ऐसा कर रहा था जो और भी पागलपन भरा था। स्कॉट और टायलर के विपरीत नाथन अपनी छाया आंदोलन क्षमता का उपयोग करके एक ही हमले में सैनिकों के एक समूह को मार रहा था। छाया। नाथन एक बार फिर छाया में कूद गया और गायब हो गया। अगले ही पल, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक मोटे काले तार ने 13 दुश्मन सैनिकों का गला घोंट दिया। नाथन छाया से बाहर आया और तार को खींच दिया, जिससे 13 सैनिकों के शरीर टुकड़ों में कट गए। पूरा दृश्य इतना भयावह था कि नाथन के पीछे लड़ रहे सैनिकों की रीढ़ में से हरन दौड़ गई। सौभाग्य से मास्टर नाथन हमारे पक्ष में हैं, अन्यथा हम इस राक्षस को कभी नहीं रोक पाते। हाँ, हालांकि उसकी साधना पद्धति हमारी जैसी ही थी, फिर भी वह किसी भी सैनिक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। ये तो तय है, अन्यथा महामहिम नेथन को जनरलों में से एक नहीं बनाया होता। हालांकि उसे छाया जनरल कहना ज्यादा सटीक होगा। टकराना, अरे ये क्या हो रहा है, हम उसे देख भी नहीं पा रहे, भला हम इस राक्षस से कैसे लड़ेंगे। मुझसे मत पूछो। इससे पहले कि सैनिक कुछ और बोल पाते, नाथन ने उन्हें चुप करा दिया और महामहिम द्वारा दिए गए 2 सितारा खंजर से उनकी आत्माओं को इस नश्वर संसार से मुक्त कर दिया। टकराना। जब धरती थोड़ी हिली तो नाथन को रुकना पड़ा। उसने अपना सिर दाईं ओर घुमाया और जोश को देखा। शेर आदमी अपने 2 सितारा हथौड़े से सब कुछ तोड़ रहा था। 7 फीट लंबे उस विशालकाय व्यक्ति के सामने कोई भी मानव सैनिक उसके हमलों के सामने टिक नहीं पाता था। जब भी वह सैनिकों पर हथौड़ा मारता तो उसके आसपास की जमीन कांप उठती, जिससे दुश्मन पहले से भी ज्यादा डर जाते। जब आदित्य ने अपने 2 सितारा हथौड़े को जादू से चलाया तो शेरों की ताकत में बहुत इजाफा हुआ। उसके सामने ही सैनिक धराशायी हो गए। कभी कभी तो वह नंगे हाथों से सैनिकों को चीर भी देता था। अगर टायलर एक पागल इंसान था तो जोश बर्बर था। बर्बर शब्द ने पूरी तरह से वर्णन किया कि उसने अपने दुश्मनों को कितनी क्रूरता से मारा। उसकी हत्या करने की शैली इतनी भयावह थी कि स्टारिन के सैनिक भी अपने दुश्मन पर दया करने लगे थे। सामान्य समय में जोश एक सहज और जादूगर व्यक्ति होता है, लेकिन जब उसने युद्ध के मैदान में कदम रखा तो ऐसा लगा कि वह खुद ही बदल गया है। उसके अंदर से दादा दादी निकल रही थी। मैं भी कभी जनरल जोश का दुश्मन नहीं बनना चाहता। सिर्फ तुम ही नहीं, कोई भी जो उसकी क्रिकेट युद्ध शैली को देखता है वह उसके साथ नहीं करना चाहता। लेफ्टोर्ड, स्कॉट, टायलर, नाथन और जोश उग्र शत्रुओं को पीछे धकेल रहे थे। भले ही वे चारों ओर केवल प्रथम श्रेणी के थे, लेकिन उनके विरोधियों का ऐसा लग रहा था कि वे द्वितीय श्रेणी के लोगों का सामना कर रहे हैं। हालांकि अभी और की कहानी कुछ अलग थी। अंडरस्कोप इस सप्ताह का चौथा बोनस अध्याय। सभी वोट और समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं इस उपन्यास में आप सभी द्वारा दिए गए हर एक पावर स्टोन की खोज करता हूं। मुझसे आशा है कि आप सभी इस उपन्यास को पढ़ेंगे। कुछ ही घंटों में एक और अध्याय आ रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 35 अध्याय 35। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 35C35। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूसरी तरफ हेनरी और एलेनोर एक साथ दुश्मनों को मार रहे थे। दूसरों के विपरीत हेनरी और एलेनोर की हत्या की गति इतनी तेज नहीं थी। वे दोनों लड़ाई के बाद के हिस्से के लिए अपनी ताकत बचाने की कोशिश कर रहे थे। दाईं ओर की लड़ाई कम अराजक थी। हालांकि एम्बर एक अलग कहानी थी। रॉयल फॉक्स क्वीन वंश के जागरण के साथ उसके आंकड़ों में भारी उछाल आया है। वह अब मिड 2 ऑर्डर से लड़ सकती है। सभी में से एम्बर की चपलता सबसे अधिक थी। वह अपनी चपलता के लिए जानी जाती थी। अपने वंश के जागरण के साथ वह अग्नि तत्व को भी जगाने में सफल रही, जिससे उसे अग्नि प्रकार की तकनीक सीखने की क्षमता मिली। एम्बर एकमात्र व्यक्ति थी जो शरीर और जादुई दोनों रास्तों की खेती कर रही थी।
जूलिया द्वारा दी गई गोलियों और उसकी कड़ी मेहनत की बदौलत एम्बर की खेती की गति इस दुनिया की प्रतिभाओं से मुकाबला करने के लिए काफ़ी तेज थी। आदित्य द्वारा रून जादू से अभिमंत्रित 2 सितारा घुमावदार खंजर को पकड़े हुए अंबर दुश्मन सैनिकों के पीछे दिखाई दिया। अब ये देखने का समय है कि यह खंजर कितना कुछ कर सकता है। वध का दूत पीक 2 स्टार खंजर। विवरण: एक विशेष प्रकार का खंजर जिसे एक अनुभवी लोहार ने गढ़ा था। इस खंजर को बाद में रून जादू से मंत्रमुग्ध किया गया, जिससे वध के दूत की रैंक और शक्ति में और सुधार हुआ। फंक्शन 1: वध का दूत अग्नि प्रकार के हमलों की शक्ति को 10% तक बढ़ा सकता है। खंजर मेजबान को किसी भी दूसरे क्रम के प्राणी से अग्नि प्रकार के हमलों के खिलाफ 20% प्रतिरोध देता है। फंक्शन 2: खंजर को एक अनोखे जहर से लेपित किया गया है। 80% किसी भी दूसरे क्रम या निचले क्रम के प्राणियों को जहर देने की संभावना। 5% तीसरे क्रम के साधक को जहर देने की संभावना। जहर उन लोगों के खिलाफ काम नहीं करेगा जिनके पास जहर प्रतिरोधी कौशल हैं। स्वूश! एम्बर ने दुश्मन सैनिकों पर पीछे से हमला करना शुरू कर दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी सैनिक उसे आते हुए नहीं देख पाया। वह सैनिकों की भीड़ में बिजली के सांप की तरह आगे बढ़ी। जब वह किसी सैनिक के पास से गुजरती तो 1 या 2 सेकंड बाद दूसरे सैनिक उस सैनिक को मृत पाते और उसके गले पर कट लगा होता। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन तारा विस्फोट। खुद को दुश्मन सैनिकों से घिरा हुआ पाकर एम्बर ने आग से एक पीले सोने का तारा बनाया। ज्वाला तारा 10 मीटर आकार का था। अपने सिर के ऊपर हमला देखकर कई लोगों ने एम्बर को कम स्तर के हमलों से रोकने की कोशिश की, जिसे उसने अपनी चपलता का उपयोग करके आसानी से टाल दिया। बूम! आग से बने 10 मीटर बड़े सुनहरे तारे को पीछे छोड़ते हुए अंबर 100 मीटर दूर प्रकट हुई और उसने पीछे मुड़कर उस जोरदार विस्फोट को देखने की जहमत नहीं उठाई, जिसने तुरंत ही 100 सैनिकों की जान ले ली तथा उसने हत्या करना जारी रखा। पूरी लड़ाई एक तरफा नरसंहार थी। जुल्क्स राजवंश की सेना पहले से ही थक चुकी थी। कई के पास तो कोई मंत्र इस्तेमाल करने के लिए भी मन नहीं था। इससे स्टारिन साम्राज्य के सैनिकों को मौका मिल गया। दुश्मन की थकावट का फायदा उठाते हुए उन्होंने लगातार हमला करने वाले मंत्र छोड़े। आदित्य द्वारा भेजे गए 7 निजी जनरलों के साथ युद्ध जल्द ही एक तरफा नरसंहार में बदल गया। जुल्क्स राजवंश की सेना को बचाव करते हुए पीछे धकेला जा रहा था। कई लोग खुद को ठीक से बचाने के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। अपनी भारी संख्या के बावजूद वे स्टारिन सैनिकों से अभिभूत थे। ये बुरा है। अगर यह जारी रहा तो मैं ये लड़ाई हार जाऊंगा। एरिस को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि एक थकी हुई सेना को लड़ाई में लाना एक स्पष्ट गलती थी। उसे और अधिक सोचना चाहिए था और सैनिकों को आराम करने देना चाहिए था। 30 मिनट भी नहीं बीते थे और जुल्क्स राजवंश की आधी से ज्यादा सेना मर चुकी थी। मुझे भागना होगा। स्टारिन सैनिकों में से एक को मारने के बाद एरिस ने अपना घोड़ा घुमाया और उसी दिशा में चलना शुरू कर दिया जिधर से वह और उसकी सेना आई थी। जैन, जो दुश्मन पर नजर रखे हुए था, उसने एरिस को भागते हुए देखा। उसने तुरंत चिल्लाकर सबको बता दिया, दुश्मन कमांडर भाग रहा है, उसे रोको। जो कोई भी दुश्मन कमांडर को मारेगा उसे विशेष इनाम मिलेगा। जैन के लुभावने शब्दों को सुनकर कई सैनिकों ने अपना ध्यान एरिस की ओर लगाया जो भाग रहा था। वह उसे रोकने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार रहा था। वह अभी भी द्वितीय श्रेणी का था। उसके लिए सैनिकों को मारना कोई समस्या नहीं थी। वास्तव में एरिस के पास 3 घंटे तक लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत थी, लेकिन वह जानता था कि यह बेकार है। जल्द ही जुल्क्स राजवंश की सेना नष्ट हो जाएगी। उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। एक बार मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं वापस आऊंगा और आज जो अपमान मुझे सहना पड़ा है उसका बदला चुकाऊंगा। एरिस की आंखों में क्रोध की चमक थी और वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। मुझे नहीं लगता कि हम तुम्हें इस युद्ध के मैदान से जिंदा जाने देंगे। एरिस ने अचानक एक मोहक आवाज़ सुनी जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। इससे पहले कि वह अपना सिर घुमा पाता, उसने पाया कि उसका सिरहीन शरीर घोड़े पर सवार था और उसका सिर हवा में उड़ गया और फिर जमीन पर गिर गया। दुश्मन कमांडर मर चुका है। मैं सभी जुल्क्स राजवंश सैनिकों को आत्मसमर्पण करने का आदेश देता हूं, अन्यथा केवल स्टारिन साम्राज्य ही आपके दयनीय जीवन को समाप्त करने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। एम्बर ने जानबूझकर अपनी आवाज़ को और भी तेज करने के लिए मन का इस्तेमाल किया ताकि उसके शब्द पूरे युद्ध क्षेत्र में सुने जा सकें। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, कुछ प्रतिशत सैनिकों को छोड़कर लगभग सभी थके हुए सैनिकों ने तुरंत हार मान ली और लड़ाई बंद कर दी। लड़ाई अब खत्म हो गई है और इस तरह इस आगामी युद्ध की पहली और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई स्टारिन साम्राज्य ने जीत ली। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने कमांडर को मरता देख अधिकांश सैनिकों ने लड़ने की इच्छा खो दी। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और स्टारिन साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सारी सफाई करने और गिनती करने के बाद आधी रात हो चुकी थी। आज हमने लगभग 4399 सैनिकों को खो दिया है। तूफान अभी भी नहीं रुका है। युद्ध के मैदान को साफ करना और लाशों का निपटान करना बहुत मुश्किल था। अंत में जैन ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे किसी भी उपयोग योग्य हथियार, कवच और ढाल को फिर से उपयोग के लिए ले जाएं।
जैन के पास सभी मृत सैनिकों को मिट्टी की एक परत के साथ दफनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हमने कितने जुलुक्स राजवंश के सैनिकों को पकड़ा? स्कॉट, डार्क एल्फ ने जादुई जानवरों के मांस से बने सूप को खाते हुए पूछा। सामान्य जानवरों के विपरीत जादुई जानवरों के मांस में मैना भरपूर मात्रा में होता है। जादुई जानवरों का मांस खाने से साधक के शरीर को कई लाभ होते हैं। उनमें से एक लाभ यह था कि इससे साधकों को जल्दी ठीक होने में मदद मिलती थी। शुरुआत में उनके पास 30,000 से ज़्यादा सैनिक थे। आज की लड़ाई में हम लगभग 17,000 को मारने में कामयाब रहे। अब हमारे पास लगभग 28,500 सैनिक हैं, अगर हम उन सैनिकों को भी शामिल करें जिन्हें हमने युद्धबंदी के रूप में पकड़ा था। अगर पकड़े गए सैनिक भागने की कोशिश करें तो क्या होगा? उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, हेनरी ने ठंडे लहजे में पूछा। अब तक सभी को हेनरी के ठंडे रवैये की आदत हो चुकी थी। सभी जानते थे कि हेनरी असल में ठंडा इंसान नहीं था, अंदर से वह एक गर्म इंसान था। बस अतीत की कुछ घटनाओं की वजह से उसका व्यक्तित्व बदल गया था और वह ठंडा हो गया था। हेनरी के सवाल ने बाकी लोगों को चिंता में जाने की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। अगर पकड़ा गया युद्धबंदी भाग जाता है तो यह उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। इस तूफान में वे कहीं भाग नहीं सकते। इसके अलावा मैंने चीफ से कहा है कि उनके खाने में एक खास गोली डाल दी जाए। ये गोली उनके मन को 12 घंटे तक दबा सकती है। एम्बर, मोहक लोमड़ी ने खाना खाते हुए कहा। इसके अलावा मैंने कैदियों के बीच कुछ भेष बदलकर सैनिक रखे हैं। अगर वे कुछ भी संदिग्ध करना चाहते हैं तो मेरे आदमी मुझे बता देंगे। इस बार नाथन ने अपना मुंह खोला। नाथन पूरे समूह में सबसे शांत व्यक्ति था। वह चुप रहना और निरीक्षण करना पसंद करता था। मुझे कहना होगा कि मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि महामहिम ने आप 7 को अपने जनरलों के रूप में क्यों चुना। युद्ध के दौरान भी जैन ने देखा कि उनमें से प्रत्येक कितना प्रतिभाशाली था। प्रत्येक जनरल अलग अलग क्षमताओं का उपयोग करने में माहिर था। वैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, महामहिम कहाँ हैं? वे इस युद्ध के दौरान वहाँ नहीं थे। उन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं। जोश ने अपना सूप खत्म करते हुए पूछा। वह पहले ही 4 कटोरी सूप खा चुका है। एक जानवर आदमी होने के नाते उसे दूसरों की तुलना में 3 गुना ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत थी। महामहिम कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं किसी को न बताऊं कि वे कहाँ हैं। अभी के लिए उन्होंने हमें स्थिति संभालने दिया है। अगर कोई आपात स्थिति होती है तो मैं इस कलाकृति का उपयोग करके महामहिम को एक आपातकालीन संदेश भेजूंगा जो उन्होंने मुझे दी है। जैन ने एक अर्धचंद्राकार बाली दिखाई। मैं महामहिम के साथ लड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैं वास्तव में उसे कार्रवाई में देखना चाहता हूँ। जोश ने एम्बर और वॉटसन से सुना है कि आदित्य वास्तव में मजबूत था। वह एक पीक 2 ऑर्डर को मारने में सक्षम था जब वह अभी भी एक ऑर्डर पर था। अगर महामहिम यहाँ होते तो ये लड़ाई और भी जल्दी खत्म हो जाती। जैन ने मुस्कुराते हुए याद किया कि कैसे उसने एक ही हमले में 5,000 सैनिकों का सफाया कर दिया था। जैन ने देखा था कि वह हमला कितना भयानक था, और अब जब आदित्य दूसरे क्रम पर पहुंच गया था तो जैन को आश्चर्य हुआ कि उसकी लड़ने की शक्तियां कितनी भयानक हो गई थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन भी तूफान जारी रहा और रुकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। मैं समझता हूँ, आप और सभी ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी को उनकी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत अवश्य करूंगा। आदित्य को ये जानकर राहत मिली कि स्थिति कैसे बदल गई। ये स्थिति उनकी स्थिति के लिए बहुत अनुकूल थी। NOVALBIN.com पर नवीनतम नॉवेल्स प्राप्त करें। यहाँ मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। मुझे जल्दी ही लौट जाना चाहिए। बोनस अध्याय। अधिक अध्यायों के लिए वोट करें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 36 अध्याय 36। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 36C36। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य ने अपने ड्रैगन रूप में एश नामक व्यक्ति को मारने के ठीक बाद वायवन को उससे बात करते हुए चौंका दिया। वायवन एक ऐसी भाषा में कर रहा था जो विदेशी भाषाओं के बारे में बात करता था। लेकिन अजीब बात यह है कि आदित्य को समझ आ रहा था कि वे क्या कह रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि आपके ब्लडलाइन को हेवनली क्रिम्सन ब्लडलाइन में विकसित करने के बाद आदित्य ने कुछ निष्क्रिय क्षमताएं प्राप्त की। उन संरचनाओं में से एक ने उसे किसी भी कामतर ड्रैगन की भाषा समझ की शक्ति दी। एक और क्षमता जो उसे मिली वह किसी भी कमतर ड्रैगन पर दाहिनी ओर थी। खैर ही वायन इसे न मित्र आदित्य फिर भी उन्हें एक आदेश के साथ नियंत्रित कर सकते थे। आप सभी उस कमजोर आदमी के दिमाग को नियंत्रित करने वाले मंत्रों के झांसे में कैसे चले गए। आदित्य को समझ में नहीं आया कि कैसे एक निम्न श्रेणी के व्यक्ति 3 शीर्ष तृतीय श्रेणी के लोग और एक प्रारंभिक तृतीय श्रेणी के लोग नियंत्रित करने में सक्षम थे। मेरे राजा, उस दुष्ट मानव के पास एक शक्तिशाली विद्या थी जो उसे हमारे दिमाग को नियंत्रित करने की शक्तियां प्रदान करती थी।
हालांकि मैंने सबसे अच्छा काम और दिमाग पर नियंत्रण का विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में शक्तिशाली विद्या के सामने मेरे प्रयास अन्यथा हो गए। आरंभिक तीसरे क्रम के विवन ने की, जबकि अन्य 3 विवन ने अभी भी अपने सिर नीचे दिए थे, जैसे कि उनके सामने क्रिम्सन ड्रैगन को देखने से भी भिक्षु हों। मैं समझ गया। ऐसा कहा जाता है कि आदित्य की पीठ कुछ सेकंड के लिए लाल रोशनी में चमक उठी। जब रोशनी गायब हो गई तो आदित्य अपनी पीठ पर 2 लाल गुफाओं के साथ अपने मानव रूप में वापस आ गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महाराज, बूढ़ा आदमी जैकरी आदित्य की ओर दौड़ा जब वह गांव के प्रवेश द्वार पर उतरा। जैसे ही आदित्य उतरा, उसे लगा कि कुछ बदल गया है। माजिन गांव वाले अब उसे किसी बाहरी व्यक्ति की तरह नहीं देख रहे थे। आदित्य की आंखों में जो नफरत थी वो मिल गई थी। महाराज, मुझे नहीं पता कि हमारे गांव और हमारे लोगों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए मैं आपसे संपर्क करता हूं। बूस्टमैन जैकरी के साथ साथ सभी ने, यहां तक कि छोटे माजिन बच्चों ने भी आदित्य के सामने अपना झुकाव सिर्या और अपना सामान रखा। मेरे राजा, मुझे वह विद्या मिली है जिसका प्रयोग उस दुष्ट मनुष्य ने किया है। सभी माजिन बच्चे जल्दी से तारामंडल के पीछे की ओर चले गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक 10 मीटर बड़ा प्राणी अपनी ओर उड़ रहा था। दर्शकों को अविश्वास और परेशानी, आदित्य ने जल्दी से सिद्धांत दूर कर दिया। सब लोग निश्चिंत हो सकते हैं। इससे पहले इन 4 वैवन को ऐश नाम से एक इंसान ने नियंत्रित किया था। मैंने उन्हें पहले ही मन नियंत्रण मंत्र से मुक्त कर दिया है। वे अब इस घाटी पर आक्रमण नहीं करेंगे। आदित्य के शब्दों को सुनकर सभी ने राहत की सांस ली और विवन के खिलाफ अपनी सुरक्षा कम कर दी। आदित्य ने उस छोटी सी काली तारे जैसी वस्तु को पूरे शरीर पर उठा लिया, जिससे कई बड़ी टूटी हुई हो गई। ऐसा लग रहा है कि यह चीज किसी भी तरह से टूट सकती है। मन को नियंत्रित करने वाला सितारा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रैंक नामांकित 1 स्टार हो गया। विवरण: मस्तिष्क को नियंत्रित करने वाला सितारा एक कुशल बाउंस द्वारा गढ़ा गया था। यह विद्या एक टॉप 3 सितारा विद्या होती थी। वर्षों के उपयोग के बाद इंस्टीट्यूट ने अपना मूल्य और कार्य खो दिया है जो कभी इसके पास था। यह आर्किटेक्चर रैंक अब सबसे क्लासिक क्लास लेवल पर उपलब्ध है। यदि इस कोचिंग का उपयोग जारी रखा जाता है तो जल्द ही यह सुविधा टूट जाएगी। अपने चरम पर, शिक्षण में शीर्ष 5वें क्रम के मस्तिष्क को भी नियंत्रित करने की शक्ति थी। 4 छोटे ड्रैगन को नियंत्रित करने के लिए इस विद्या के उपयोग से विद्या की शक्तियों को कुछ नुकसान हुआ है। फंक्शन 1: कलाकार के नाम की तरह, ये कलाकार किसी भी मध्य प्रथम कजामी या पहेली आदेश के मस्तिष्क को नियंत्रित करने की क्षमता देता है। मुझे नहीं पता कि वह इतनी कुशल कौन है कि वह पीक 5वें क्रम को भी नियंत्रित कर सके। था गहरे रंग के तारे के आकार की विद्या को देखते ही, जो कभी 5 सितारा विद्या थी, आदित्य को आश्चर्य हुआ कि यह विद्या का नाम उस आदमी के हाथ में कैसे रखा गया। क्या आप उस आदमी को जानते हैं जिसने विभिन्न में गांव पर हमले का ऑर्डर दिया है? आदित्य ने जैकरी से पूछा। उद्धरण चिन्ह: डाक के अलावा रहना हमें चाय के साथ मित्रता की रक्षा करना है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति हमारे गांव में आता है तो हम उसे बस चले जाते हैं। बूढ़े आदमी, क्या आप कृपया किसी से भी उस व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जिसकी मृत्यु हो गई है? आदित्य को लगा कि ऐश कोई साधारण ठग नहीं हो सकता। एक प्रारंभिक 3 यंत्रों को नियंत्रित करने वाली विद्याएं कितनी शक्तिशाली थीं। कोई भी साधारण डाकू इस शक्तिशाली विद्या को अपने हाथ में नहीं ले सकता, विशेष रूप से ये देखकर कि उसकी शक्तियां कितनी कम थीं। जब जैकरी लेखकों से बात कर रहे थे तो आदित्य ने अपना ध्यान 4 वैवन पर केंद्रित कर दिया, जो गांव के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। तुम लोग अभी भी यहाँ हो। तुम लोग जंगल में वापस नहीं जाना चाहते। महाराज, हम आपकी सेवा करना चाहते थे। क्या? आदित्य को एक दोस्त के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं मेरे राजा। कृपया हमें इस यात्रा में अपने साथ चलने की अनुमति दें। हम वादा करते हैं कि हम आपकी राह में नहीं आएंगे और हम हमेशा आपके प्रति वफादार रहेंगे। आदित्य को यह नहीं पता था कि एक छोटे ड्रैगन के लिए स्वर्गीय रक्त रेखा वाला ड्रैगन एक देवता या भगवान की तरह था, हर छोटे ड्रैगन की पूजा करता था। अब जब आखिरकार हजारों के बाद एक खगोलीय रक्त रेखा वाला ड्रैगन दिखाई दिया तो वाइवन्स आदित्य का पता लगाने के लिए बेताब थे। एक छोटे से ड्रैगन के रूप में उनकी सहज रुचि उन पर चिल्ला रही थी और उन्हें आदित्य का आदेश देने के लिए कह रही थी। चारों वैवन्स उस व्यक्ति का पता लगाना चाहते थे जिसे वे अपना राजा, अपना स्वामी और अपना स्वामी मानते थे। अच्छा, मेरे पीछे 3 शीर्ष द्वितीय क्रम वैवन और एक प्रारंभिक तृतीय क्रम से मुझे इस युद्ध में बढ़त हासिल है। मेरे पास विश्वास करने के लिए एक तृतीय क्रम का प्राणी भी होगा। आदित्य को विवन की उनकी पीठ पीछे आने की इच्छा को ठीक करने का कोई कारण नहीं मिला। यह अध्याय नवंबर albean.co/m द्वारा अद्यतन किया गया है। बहुत अच्छा। और इसी तरह आदित्य को अपने राक्षस के रूप में 4 शक्तिशाली जादुई जानवर प्राप्त हुए। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरकार यहाँ आना टाइम की बर्बादी नहीं थी। इस यात्रा में मैंने कुछ चीजें हासिल की जो भविष्य में मेरे लिए बहुत मददगार साबित होंगी। जब आदित्य विवंस के साथ जा रहा था तो गांव की बात मुखिया के पास आई। महाराज, हमने उस आदमी की मृत खरीद ली है। धन्यवाद। आदित्य और जैकरी दोनों गांव की ओर वापस जा रहे थे।
अरे यार, मुझे बताया कि हमारे गांव में कोई अनमोल चीज़ छिपी हुई है। ऐसी कोई अनमोल चीज़ नहीं है जिसकी वजह से इस आदमी ने गांव पर हमला कर दिया। आदित्य की बातें सुनकर बॉस आदमी कुछ समझ में आ गया और रुक गया। तुम्हारी शक्ल को देखकर मुझे विश्वास है कि तुम्हारे इस गांव में कुछ बहुत ही बेशकीमती चीज़ें छिपी हुई थीं। मुझे यह नहीं पता कि वह बेशकीमती चीज़ें क्या थीं, लेकिन ये जान लो कि एक घटिया एक कहनों के पास एक ऐसी विद्या होती है जो एक खोज है। 3 हथियार व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दस्तावेज में ली गई हो। मुझे क्या संकेत मिल रहा है? बूढ़े आदमी को अभी भी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि उसके गांव का सबसे बड़ा रहस्य किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा पता चला है। उस वस्तु का मूल्य इतना अधिक है कि पाठक उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पूरे माजिन गांव को मारने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। आदित्य जैकरी को चेतावनी दे रहा था। इस बिंदु पर उन दोनों को 90% यकीन था कि गांव पर एक और हमला होगा, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि यश के पीछे के लोग गांव में कीमती वस्तु को हाथ में नहीं लेंगे। बूस्टमैन जैकरी को भी एहसास हुआ कि उनके हमलों के पीछे जो लोग हैं उनकी ताकत कम करके नहीं आ सकती। आज वे एक शीर्ष तीसरे क्रम का उपयोग करके आक्रमण कर सकते हैं। वे एक शीर्ष तीसरे क्रम का उपयोग करके आक्रमण कर सकते हैं। उस समय आदित्य अपने गांव से बाहर निकलने के लिए वहां नहीं थे। महाराज, आपके पास हमारी समस्या का कोई समाधान क्या है? आप अपने गांव का स्थान बदलने की कोशिश कर सकते हैं, यानी किसी भी स्थान पर जा सकते हैं जहां वे लोग आपको खोज सकते हैं। ये सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी विकल्प है जिसके बारे में मैं वर्तमान में सोच सकता हूं। मुझे पता है, परंतु अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए तुमने यही उपाय किया है। वर्तमान में आदित्य युद्ध का सामना कर रहा था। वह इस गांव की देखभाल के लिए हर समय यहां नहीं रह सकती। जहां तक गांव की रखवाली के लिए विविन को छोड़ने की बात है, यह विचार उसके दिमाग में कभी नहीं आया। आदित्य को सबसे पहले अपने हित के बारे में बताना होगा। 4 वाइवन स्त्रीन सेना के लिए एक महान शक्ति बन जाएंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे आदित्य 4 वाइवन को एक ऐसे गांव की रहने के लिए छोड़ दे जो उसके क्षेत्र में भी नहीं आता है। कुछ विचार के बाद जैकरी ने यात्रा से चली आ रही दोस्ती पर भरोसा करने का निर्णय लिया। महाराज, आप कृपया मेरे साथ क्या कर सकते हैं? मेरे पास कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आदित्य ने सिर हिलाया और बॉटमैन जैकरी के पीछे चले गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैकरी के घर के ठीक नीचे एक अर्ध कक्ष में स्थित क्रिम्सन ड्रैगन और गांव के मुखिया एक आबनूस धातु के दरवाजे के सामने थे। ये कौन सी जगह है? ये कक्ष हमारे परदादा का है, जो लगभग 300 वर्ष से भी पहले का है। मेरे परदादा द्वारा इस कक्ष को सबसे पहले पहचाना गया था। इस स्थान का उपयोग मूल्यवान राक्षस कोर और अन्य दुर्लभ वस्तुओं को बनाने के लिए किया गया था। महामहिम इस जगह को हमारे गांव के पैमाने के रूप में सोच सकते हैं। आदित्य ने सिर हिलाया और उत्सुकता से उच्च स्तरीय और जटिल रूनों को देखा जो कि मोती के दरवाजे पर बनाए गए थे। रूनों के अपने ज्ञान के बावजूद आदित्य मुश्किल से कुछ समझ में आता है। यह एक बच्चे की तरह था जो विश्वविद्यालय के स्तर के गणित को समझने की कोशिश कर रहा था। बूढ़े आदमी, तुम्हें क्या पता है कि इस दरवाजे पर ये निशान बने हैं? अंडरस्कोर सूचना, माफ़ी देर से अपडेट करना चाहता है। कुछ समस्याओं के कारण मेरे घर में वाईफाई नहीं है। मैंने यह अध्याय अपने मोबाइल पर लिखा है, इसलिए इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं। कल से मैं नियमित 2 अध्याय अपलोड करना जारी रखूंगा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 37 अध्याय 37। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 37C37। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूढ़े आदमी, क्या आप जानते हैं कि इस दरवाजे पर ये निशान किसने बनाए हैं? आदित्य ने रूनों को देखते हुए पूछा। किसी ने उसे बताया कि अगर वह इस सुनहरे धातु के दरवाजे पर बने सभी रूनों को समझने में कामयाब हो गया तो उसका रून मोनार्क वर्ग अगले स्तर पर पहुंच जाएगा। मुझे यकीन नहीं है। मेरे पिता को भी नहीं पता कि इन रूनों को किसने बनाया है। खैर, चलो अंदर चलते हैं। जब जैकरी ने अपनी दाहिनी हथेली दरवाजे पर रखी तो सुनहरे धातु के दरवाजे ने प्रतिक्रिया की। सोने की दीवारें अलग हो गईं, जिससे एक छिपा हुआ कमरा दिखाई दिया जिसे खजाना कहा जाता था। बूढ़े आदमी के पीछे पीछे आदित्य अंदर चला गया। पूरा खजाना उतना भव्य नहीं था जितना आदित्य ने उम्मीद की थी। कमरे में कुछ पुराने धातु के बक्से पड़े थे जो धूल और मकड़ी के जाले जमा कर रहे थे। मैंने खजाने के ऐसे दिखने की उम्मीद नहीं की थी। हा, महाराज, आपके मानक बहुत ऊंचे हैं। आदित्य को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अनजाने में वह इस कमरे की तुलना अपने खजाने से कर रहा था। जब जैकरी तांबे के बक्से को हिला रहा था, आदित्य को दीवार पर एक पेंटिंग दिखी। ये पेंटिंग क्या है? पेंटिंग में एक क्रिम्सन ड्रैगन 7 प्राणियों से लड़ रहा था जिनके शरीर अंधेरे में डूबे हुए थे, लेकिन वह उनके शरीर की रूपरेखा देख सकता था और यह निर्धारित कर सकता था कि 7 छायाओं में से 3 महिलाएं थीं। बूढ़े आदमी, क्या तुम इस भित्तिचित्र के बारे में कुछ जानते हो? जैकरी एक पल के लिए रुका और भित्तिचित्र को देखा।
जब उसकी नज़र लाल क्रिम्सन ड्रैगन पर पड़ी तो उसे याद आया कि कैसे आदित्य ने उनके गांव को बचाया था। शायद वह सचमुच वही व्यक्ति है। ज़ैकरी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। ये पेंटिंग कई शताब्दियों से मौजूद है। ये भित्ति चित्र उस परीक्षा से संबंधित है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये कहते हुए ज़ाचरी ने तांबे के बक्सों में से एक सुनहरा सादा और साधारण सा दिखने वाला मुकुट निकाला। तो तुम मुझे बता रहे हो कि कुछ लोग इस साधारण और सस्ते दिखने वाले मुकुट के पीछे पड़े हैं। आदित्य को इस मुकुट में कुछ खास नहीं दिखा। वह उस परीक्षा को जानने में अधिक रुचि रखता था जो किसी तरह इस भित्तिचित्र में क्रिम्सन ड्रैगन से जुड़ी हुई है। महाराज, यह मुकुट देखने में भले ही साधारण और सस्ता लगे, लेकिन यह मुकुट इतना कीमती है कि इसकी उपस्थिति से महाद्वीपीय युद्ध छिड़ सकता है। हर साम्राज्य इस मुकुट को पाने के लिए लाखों लोगों को मारने में संकोच नहीं करेगा। इस मुकुट की उपस्थिति से संभावित रूप से लाखों या अरबों लोगों की मौत हो सकती है। आदित्य ने भौहें उठाईं और ज़ैकरी के हाथ में सुनहरे मुकुट को देखा। क्या मैं इसे एक पल के लिए देख सकता हूँ? आदित्य देखना चाहता था कि इस साधारण से दिखने वाले मुकुट में क्या क्या काम और क्षमताएं हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं। ये लो। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उसे विश्वास था कि अगर आदित्य ही किस्मत वाला है तो वह इस मुकुट की कीमत समझ सकेगा। 7 सागर का मुकुट, कम 5 स्टार आर्टिफैक्ट। विवरण: 7 सागरों का मुकुट एक विद्या है जिसे पौराणिक कथा माना जाता है। पिछले क्रिम्सन ड्रैगन किंग की मृत्यु के साथ मुकुट खो गया था। क्राउन को दुनिया का सबसे अच्छा और बेहतरीन लोहार और रून ग्रैंड मास्टर ने गढ़ा था। 7 चित्रों को पुराने के बाद सागरों के मुकुट ने अपनी रैंक खो दी और पीक 8 सितारा से कम 5 सितारा तक गिर गया। जिस राजा के पास ये ताज होगा वह दुनिया का निर्दोष शासक बन जाएगा। युद्ध के समय पुरुष जन्म दर में वृद्धि होगी। क्राउन को उसके पूर्व गौरव को तब तक बहाल किया जा सकता था जब तक कि खोए हुए 7 पत्थर मिल न जाएं। 5 स्टार रैंक तक की गिरावट के बाद क्राउन ने अपने मुख्य महत्वपूर्ण कार्यों को खो दिया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फंक्शन 1। 7 समुद्रों के मुकुट में भूमि को आशीर्वाद देने की शक्ति है। जब भूमि को आशीर्वाद दिया जाएगा तो राज्य की कृषि में 50% सुधार होगा। कुल खाद्य उत्पादन में 50% की वृद्धि होगी। फंक्शन 2। एक लघु अवधि के लिए राजा इस मुकुट के उपयोग की शक्ति को 10% बढ़ा सकता है। दूसरी फिल्म केवल 5 घंटे तक चली। कल्पना 3। जब राजा यह मुकुट पहनता है तो उस राजा की लड़ाई की शक्ति 20% बढ़ जाती है। मालिक की खेती 5वें क्रम से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा ये काम नहीं चाहिए। फंक्शन 4। इस क्राउन के मालिक अपने वफादार अनुयायियों की साधना गति को 50% तक बढ़ा सकते हैं। इस लाभ को प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या 10 तक सीमित होगी। अनुयायियों का साधना क्षेत्र 5वें क्रम से नीचे होना चाहिए, अन्यथा इस मुकुट का 4वें क्रम से काम नहीं करना चाहिए। कार्य 5। राजा की सेना की शक्ति को 20% तक बढ़ाया जा सकता है। मित्र की साधना 5वें क्रम से कम होना चाहिए, अन्यथा इस मुकुट का 5वां कार्य काम नहीं करना चाहिए। इस क्राउन की स्थिति देखकर आदित्य की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल तेज से देखने लगा। यह मुकुट कोई सार्वभौम मुकुट नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी राजा के लिए बनाया गया हो। ऐसे ही क्रिम्सन किंग क्राउन के हर फीचर को लॉन्च किया गया। आदित्य का खून खुलने लगा। जब तक उन्होंने 5वां काल्पनिक साहित्य समाप्त नहीं किया तब तक उनके शरीर के उत्साह में थोड़ा काम रहा था। महाराज, अब यह मुकुट क्या है जो आपकी नज़र में एक साधारण और सस्ता मुकुट है? आदित्य ने अपने दिल को शांत करने का प्रयास करते हुए सिर हिलाया। एक दोस्त के लिए आदित्य की इस क्राउन की ताकत को देखकर इतना मोहित हो गया कि उसने बोल्डमैन को धोखा देने की भी सोची, लेकिन उसने जल्दी ही अपने दिमाग से यह विचार निकाल दिया। आदित्य ऐसा आदमी नहीं था जो लालची को अपने दिल पर हावी होने दे। दिखावटी बुरा आदमी उस पर इतना विश्वास करता था, इसलिए आदित्य उसका विश्वास तोड़ने वाला नहीं था। यह एक कम 5 सितारा विद्या है। मुझे कहना होगा कि इस विद्या का कार्य वास्तव में आकर्षक है। ज़ैकरी ने अपना सिर हिलाया और क्राउन आदित्य को वापस लाया। इससे पहले कि आप बेकार की क्यों, मैं महाराज को हमारे माजिन गांव की कहानी सुनाता हूँ। आदित्य ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। 7 समंदर के ताज की ताकत देखने के बाद अब वह पीढ़ियों से चली आ रही परीक्षा को कमतर आंकने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे लगा कि यह ताज, ये भित्तिचित्र और परीक्षा, सबका उससे कोई संबंध हो सकता है। क्रिम्सन किंग 7 समुद्रों का मुकुट पहनेगा और पूरी दुनिया की सभी जातियों को एकजुट करेगा। क्रिम्सन किंग पूरी दुनिया से अंधकार मिटा देगा। तो क्रिम्सन किंग मैं हूँ। आदित्य ने भित्ति चित्र में क्रिम्सन ड्रैगन को देखा। भित्ति चित्र में ड्रैगन बहुत बड़ा था। जब मैंने महामहिम को रूपांतरित होते देखा तो मुझे यकीन हो गया कि आप क्रिम्सन किंग हैं। हालांकि मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि यहाँ अंधकार का क्या मतलब है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अंधकार दानव जाति से जुड़ा हुआ है। आदित्य ने अजीब तरह से माजिन गांव के मुखिया को देखा जो खुद भी राक्षस जाति का हिस्सा था। तुम्हें पता है कि तुम्हारी माजिन जाति के लोग भी राक्षस जाति का हिस्सा हैं। मुझे कहना ही पड़ेगा, मुझे उम्मीद थी कि मेरे शब्द सुनकर महामहिम घबरा जाएंगे, लेकिन आप इस मामले में अजीब तरह से शांत हैं। आदित्य मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया।
ऊपरी तौर पर वह शांत दिख सकता है, लेकिन अंदर से उसका दिल बवंडर की तरह उग्र था। एक राजनेता के रूप में काम करते हुए आदित्य ने लगभग हर स्थिति में अपना शांत चेहरा बनाए रखना सीख लिया है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया था कि जब क्रिम्सन किंग प्रकट होता है तो हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। इस मुकुट के साथ मैं और मेरा गांव विस्तारिन राजा के प्रति अपनी वफादारी की शपथ भी लेते हैं, जिसे क्रिम्सन किंग के नाम से भी जाना जाता है। ज़ैकरी ने ये शब्द कहते हुए एक घुटना जमीन पर टिकाया और अपना सिर नीचे कर लिया। उठो बूढ़े आदमी, औपचारिकताओं को किसी और समय के लिए बचा कर रखो। अभी हमारे सामने एक समस्या है। क्या समस्या है? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुम्हें पहले से ही इसका एहसास नहीं था? अगर किसी बाहरी व्यक्ति को इस क्राउन के बारे में पता है तो इस बात की बहुत संभावना है कि यह जानकारी इस गांव के किसी व्यक्ति ने लीक की है। क्या मेरे अलावा सिर्फ मेरे 2 बेटे और गांव के कुछ बुजुर्ग ही इस ताज के बारे में जानते हैं? महाराज, क्या आपको लगता है कि गद्दार इन्हीं लोगों में से कोई है? ज़ैकरी ने अपनी घुंघरुओं को कस लिया और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। शांत हो जाओ। अभी के लिए उन सभी लोगों को बुलाओ जो इस क्राउन के बारे में जानते हैं। इस बीच मैं जाकर वाइवन से बात करूंगा। ज़ैकरी ने सिर हिलाया। अब जब उनके लोगों ने क्रिम्सन किंग को ढूंढ लिया था तो ज़ैकरी बिना किसी हिचकिचाहट के आदित्य के हर आदेश को सुनने वाला था। गांव से बाहर निकलने के बाद आदित्य ने झुमके का इस्तेमाल ज़ैन से बात करने के लिए किया। ज़ैन, स्थिति कैसी है? महाराज, 30,000 का अग्रिम दल किले की ओर बढ़ रहा है। अग्रिम दल को 8 से 9 घंटे के भीतर पहुंच जाना चाहिए। क्या आप दुश्मन को हरा सकते हैं? मुझे युद्ध के मैदान तक पहुंचने में कम से कम 10 घंटे लगेंगे। आदित्य को ये जानकर कोई चिंता नहीं थी कि उसके साथ सेनापति स्थिति को संभालने के लिए वहां मौजूद हैं। हमारे पास 20,000 से ज़्यादा सैनिक हैं। मैं दुश्मन को हराने और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करने में सक्षम होना चाहिए। अच्छा, मैं कुछ शक्तिशाली सहयोगियों के साथ वापस आऊँगा। जब मैं वापस आऊँगा तो हम जुलुक्स राजवंश पर हमला करने की पहल करेंगे। नीव अपडेट @novel.com। महाराज, हम आपकी वापसी की प्रतीक्षा करेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आदित्य को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वॉर में कम से कम लोग कैद हो गए। एक दिन की जांच के बाद आखिरकार गद्दार का पता चल गया। गद्दार कोई और नहीं बल्कि दूसरा बड़ा भाई था जो ज़ैकरी का चौथा भाई और उसका बेटा था। उन दोनों को जानकारी के बदले में बहुत बड़ी रकम मिली। ज़ाचारी ने सार्वजनिक रूप से चौथे बड़े और अपने बेटे को मार डाला। वह इस घटना का उदाहरण है। गांव के लोगों को याद दिलाना कि गांव के साथ अविश्वास करना है। अब से हर कोई महामहिम का अपमान करेगा जाएगा। फार्म के बाद आदित्य को क्रिम्सन किंग घोषित कर दिया गया। माजिन के सभी गांववासियों ने खुशी खुशी आदित्य की सेवा स्वीकार कर ली। उसे योद्धा और अपने गांव की रक्षा करते हुए देखकर उसने माजिन गांव में सभी का दिल जीत लिया। आदित्य ने गांववासियों से कहा कि वे अपने ज़मीन पर गगनचुंबी गांव की सुरक्षा और समृद्धि की रक्षा कर सकते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग उस जगह से जाने को तैयार नहीं थे जिसे वे कई दशकों से अपना घर कहते थे। लेकिन किसी भी समय आने वाले खतरों को उजागर करने के बाद पुस्तक के पास सहमति होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदित्य ने फिर ज़ैन से कुछ सैनिकों और गाड़ियों के दल को कहा ताकि माजिन गांव वालों को जल्द से जल्द वहां से जाने में मदद मिल सके। उन्होंने 4 विवन का इस्तेमाल करके बड़े और बच्चों के माजिन को जरा का शहर पहुंचाया जहां वे तब तक रह सकते थे जब तक कि राजधानी के पास उनके नए गांव नहीं बन जाते। ये सब करते हुए उसने ये भी सुनिश्चित किया कि कोई भी उन्हें छाया से न देख सके। जब ये सब हो रहा था तो जुल्क्स राजवंश की सेना के भारी नुकसान की खबर जंगल में आग लगने की तरह फैल गई। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला नेपो का साम्राज्य था। इस्तारिन साम्राज्य की जीत के बाद उन्हें इस्तारिन साम्राज्य की मदद करने से पहले कई बातों पर विचार करना था। अधिक अध्यायों के लिए वोट करें। प्रत्येक 100 पावर स्टोन के लिए 1 अतिरिक्त अध्याय। प्रत्येक 200 PS 2 अतिरिक्त अध्याय। प्रत्येक 300 PS 3 अतिरिक्त अध्याय। प्रत्येक 400 PS 4 अतिरिक्त अध्याय। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 38 अध्याय 38। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 38C38। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दस्तक 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 सुनकर कुर्सी पर बैठे एक आदमी ने आंखें खोलीं और कहा, अंदर आ जाओ। सिपाही तंबू में घुसा और कुर्सी पर बैठे आदमी के सामने घुटने टेक कर बोला, सर, हमारे पास बुरी खबर है। तो कमांडर एरिस के नेतृत्व में 30,000 सैनिकों को पराजित कर दिया गया है। सैनिक एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को शांत कर लिया क्योंकि उसे पता था कि तीसरे क्रम के साधक की शक्तियां कितनी भयावह थीं। यह आश्चर्यजनक नहीं होगा क्योंकि जनरल डैरन एलिस, तीसरे क्रम के मध्य के शक्तिशाली व्यक्ति, एक व्यक्ति जो पिछले 3 दशकों से जुल्क्स राजवंश की सेवा कर रहा है।
जब जनरल डैरन 35 साल पहले सेना में शामिल हुए तो राजा द्वारा उनकी प्रतिभा की खोज के बाद वे जल्दी ही रैंक में बढ़ गए। जुलुक्स राजवंश के राजा ने उसे जल्द से जल्द तीसरे क्रम का बनने के लिए संसाधन दिए। 5 वर्षों में वह जुलुक्स राजवंश के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक बन गया। जब से डैरन ने कमांडर की भूमिका निभाई थी तब से उसने कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारी। वह हमेशा अपने दुश्मनों को कुचलने और महामहिम के लिए जीत हासिल करने में कामयाब रहा है। जिस क्षण तूफान शुरू हुआ, डैरन को अपने दिल की गहराई में पता था कि एरिस और 30,000 सैनिक युद्ध शुरू होने से पहले ही ये लड़ाई हार चुके हैं। पहाड़ी रास्ते में एरिस और सैनिकों के पास किले की ओर अपना मार्च जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये करो या मरो वाली स्थिति थी। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि इस बार लेडी टैमे की भविष्यवाणी कैसे गलत साबित हुई। एक साधारण गलत भविष्यवाणी की वजह से हमें एक प्रतिभाशाली कमांडर और 30,000 सैनिक खोने पड़े। और सबसे बुरी बात यह है कि हमें एक ऐसे राज्य द्वारा अपमानित किया गया जो हाल ही में द्वितीय श्रेणी का शक्तिशाली राज्य बन गया था। डैरन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। अपने करियर में यह उसके द्वारा झेली गई सबसे अपमानजनक हार थी। डैरन से 10 मीटर दूर घुटनों के बल बैठा सैनिक तब कांपने लगा जब डैरन ने अनजाने में ही अपनी हत्या की कोशिश जारी कर दी। सैनिक को लगा कि वह इस समय मौत के सामने खड़ा है। दबाव इतना ज्यादा था कि कुछ सेकंड के बाद उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसे लगा कि उसके पूरे शरीर पर पहाड़ का दबाव पड़ रहा है। दस्ते के नेताओं को तैयार होने के लिए सूचित करें। तूफान अपने अंत के करीब है। जिस क्षण ये तूफान समाप्त होगा, हम बाहर निकलेंगे और दुश्मन को कुचल देंगे। मैं उस दयनीय ड्रैगन के खून से इस अपमान को मिटा दूंगा। हाँ सर। सिपाही ने एक सेकंड भी बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से तंबू से बाहर भाग गया जैसे कि उसका पूरा जीवन उस पर निर्भर था। सैनिक के भाग जाने के बाद डैरन ने आह भरी और एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। वह निराश हो रहा था क्योंकि वह लगभग 1 दशक से तीसरे क्रम के मध्य में फंसा हुआ था। तीसरे क्रम पर पहुंचने के बाद महामहिम ने कोई भी संसाधन उपलब्ध कराना बंद कर दिया क्योंकि तीसरे क्रम के साधकों के लिए आवश्यक संसाधन बहुत महंगे थे। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बिना किसी संसाधन के डैरन को तीसरे क्रम के मध्य तक पहुंचने के लिए अपनी प्रतिभा पर निर्भर रहना पड़ा, जिसमें उसे लगभग 1 दशक लग गया। और अब वह मध्य चरण में फंस गया था। उसे किसी तरह के प्रोत्साहन की जरूरत थी जो उसे तीसरे क्रम के शिखर तक ले जा सके। टकराना। हेलो डैरन, सब कुछ कैसा चल रहा है? डैरन ने अपने बिस्तर पर जाकर उस व्यक्ति की ओर देखा जिसे अपने शरीर पर दबाया गया था, जो उसे लगभग 4 दशक तक चला था। डायलन केली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डैरन ने वैधानिक प्रश्न पूछे। डैरन की तरह डायलन भी महामहिम के अधीनस्थ सेवा करने वाला एक तृतीय श्रेणी का जनरल था। जाहिर है डैरन अपने एक प्रतिद्वंद्वी को यहाँ देखकर खुश नहीं थे। इतना असभ्य मत बनो, मैं अपने पुराने प्रतिद्वंद्वियों से मिला था। डायलन केली एक ऐसा शख्स था जिसे परसेशियल के कोस्ट पार्ट पर कल मिले थे। डायलन की लंबाई केवल 5 फीट 1 इंच थी, लेकिन किसी ने भी जनरल की लंबाई का मजाक नहीं उड़ाया। डायलन ने काले रंग का कवच और पैंट पहना हुआ था। वह अपनी पीठ पर 2 मूर्ति युद्ध कुल्हाड़ियां राखी हुई थी। अपने छोटे आकार के बावजूद डायलन का शरीर रचना से भरा हुआ था। डायलन आधा बौना था, इसलिए जब पाल्स फोर्स की बात आती थी तो उसे बढ़त मिली थी। अपने आकार के बावजूद उसकी ताकत एक औसत पीक 3 अफसर के बराबर हो सकती है। हम दोनों जानते हैं कि अगर मैं कचरा हूं तो तुम बेकार हो जाओगे। डैरन को डायलन की बातें से कोई दोस्ती नहीं हुई। इसके बजाय वह खुशी से मुस्कुराया। जब भी डैरन और डायलन के बीच पहली लड़ाई हुई, डैरन हमेशा के लिए बाउंस को हराकर फाइनल में पहुंच गए। कभी भी एक बार भी डायलन डैरन मुकाबले में कामयाब नहीं हुए। तो क्या महाराज ने यहाँ पर संदेश भेजा है? डैरन ने मुस्कुराना बंद कर दिया। अचानक तंबू के अंदर का अंधेरा और ठंडापन बदल गया। तुम क्या हो? डायलन ने कंकाल मस्कों के साथ पूछा। डायलन के जवाब से हैरान डैरन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। एक और तीसरे ऑर्डर शिपमेंट का मतलब यह है कि महामहिम को डैरन पर भरोसा नहीं था। इस तथ्य को महसूस करने से ही वह क्रोधित हो गया। डैरन का क्रोध महामहिम या डायलन पर नहीं था। उन्हें लगा कि यह इस्तारिन साम्राज्य की गलती थी। महामहिम द्वारा एक और तीसरा आदेश बहुत कुछ बताया गया है। इसका मतलब यह था कि महामहिम को उसका स्वामी पर विश्वास नहीं था। डैरन के सबसे मजबूत जनरलों में से एक होने के गौरव को थैसेचाई। सब कुछ इस्तारिन साम्राज्य की वजह से हो रहा है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने हाल ही में दूसरे का शक्तिशाली राज्य बनाया है, वह महामहिम को मेरी ताकत पर संदेह करवा रहा है। ये ठीक है, मुझे महामहिम का विश्वास फिर से हासिल होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसी तरह नेपोका साम्राज्य की राजधानी में कहीं भी एक बैठक हो रही थी। एक समग्र कक्ष में लोगों का एक समूह 3 मीटर बड़ा गोल माह के चारों ओर घिरा हुआ था। महाराज, जुल्क्स राजवंश ने इस्तारिन किले पर अपना पहला हमला बहुत बुरी तरह से खो दिया है। इस्तारिन साम्राज्य के राजा ने कहा कि लगभग 17,000 सैनिक मारे गए जबकि बाकी 13,000 को इस्तारिन साम्राज्य ने युद्ध में बंदी बना लिया।
पूरी लड़ाई के दौरान इस्तारिन साम्राज्य का राजा हमारी जासूसी राजधानी या किसी भी दो शहर में राजा का अस्तित्व नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे राजा अचानक गायब हो गया हो। मुझे लगता है कि राजा आदित्य छिप गए और कहीं और की योजना बना रहे हैं। नेपो का साम्राज्य के 4 ड्यूक में से एक ड्यूक ईस्टर्न ने जो भी मन में आया बोल दिया। मुझे सर ईस्टर्न से अशामत रहना है। राजा आदित्य को अपना राज्य छोड़ने की उम्मीद बहुत कम है। इस युद्ध की शुरुआत से पहले उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि उन्होंने पूरी राजधानी को साफ कर दिया है और इसे जनता के लिए बनाया है। मुझे नहीं लगता कि वह एक आदमी है। मुझे लगता है कि वह पीछे से कुछ योजना बना रहा है। आपका पसंदीदा उपन्यास NOVL.com पर। मुझे यहाँ प्रधानमंत्री जेमी से सहमत होना चाहिए। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अब जीत के साथ इस्टारिन साम्राज्य के पास कुल 28,500 सैनिक हैं। इतनी ही सेना ज़ुल्क्स राजवंश की अन्य 30,000 सेनाओं से लड़ने के लिए तैयार है। मेरे दस्तावेज से ये भी पता चला है कि युद्ध में 7 मशवरे ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इन्हें राजा आदित्य के 7 सेनापतियों के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रत्येक सेनापति ने अकेले ही हजारों सैनिकों पर हमला किया था। क्या आपको पता है कि इससे भी अधिक कैडेट्स वाली बात यह है कि हर 7 सेनापति अभी भी प्रथम श्रेणी के सहायक हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जब उनकी कोशिशें दूसरे क्रम तक पहुंच जाएंगी तो वे कितने सिद्धांत हो जाएंगे। राजा की बात से सभी प्रसन्न हो गए। मुझे नहीं पता कि राजा आदित्य को वे 7 राक्षस कहाँ से मिले थे। हम सभी को इस्तारिन साम्राज्य को कमाना बंद कर देना चाहिए। हमें उन्हें तीसरे चरण की ताकत के रूप में मजबूत करना शुरू करना चाहिए। अगर वे अगली बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, यदि वे सफल हो जाते हैं तो उन्हें तीसरे दर्जे की ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ज़ुल्क्स राजवंश दूसरी लड़ाई जीत जाएगा। ज़ुल्क्स राजवंश के राजा को पता है कि वह कितना घमंडी है। वह ये जानते हुए भी चुप नहीं बैठा कि उसकी 30,000 सेना की दूसरी सेना ने डेरे के साम्राज्य को खो दिया है। मुझे विश्वास है कि इस बार उसके लक्ष्य इस्टारिन साम्राज्य को कुचलना होगा। इसलिए इस युद्ध में हमारी भागीदारी दूसरी लड़ाई के परिणामों से तय होगी। अगर इस्टारिन साम्राज्य ये लड़ाई हार जाता है तो हम उन्हें अपने सहयोगी के रूप में समर्थन देंगे, लेकिन अगर वे जीतते हैं तो हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा हमारे राज्य के सभी आदिवासियों को खाद्य पदार्थ एशिया बंद करने का आदेश सुनिश्चित करें। मुझे इस्तारिन साम्राज्य को एक शक्तिशाली देश बनने से फायदा है जो हमारे साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता है। महाराज समझ गए। वैसे बिजनेस अमोस के बारे में क्या जांच में पुर्तगालियों को कुछ ऐसा मिला जिससे हमारे बारे में पता चल सके। राजा और व्यापारी अमोस एक दूसरे को जानते थे। अमोस की मौत ने राजा को हिलाकर रख दिया। एक शख्स जो कम समय में नेपो का साम्राज्य का सबसे अमीर आदमी बन गया था, उसका इस तरह मरना बहुत ही मुश्किल था। दुर्भाग्य से हमें कुछ भी नहीं मिला। हमें यकीन है कि हमलावर एक ड्रैगन था। इसके अलावा हमें हमलावरों के बारे में कोई और सुराग नहीं मिल सका। महाराज, अगर हमलावर इस्तारिन साम्राज्य में भाग गए तो क्या होगा? सभी ने ड्यूक ईस्टर्न की ओर से आश्चर्य देखा। हमलावर एक ड्रैगन था, जिसका मतलब है कि वह उड़ सकता है। 3 राज्यों में केवल दुर्लभ भर लोग ही संस्था की मदद से उड़ सकते हैं। अगर हमलावर इस्टारिन साम्राज्य में उड़ गया है और वहां शरण ले चुका है तो मुझे नहीं लगता कि हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। ड्यूक ईस्टर्न ने राजा की ओर देखा और आशा की कि राजा आदित्य से खोज अभियान की मांग करेंगे। अभी के लिए हम इस्तारिन साम्राज्य में जासूस भेजेंगे और किसी ऐसे व्यक्ति को फिर से हासिल करने की कोशिश करेंगे जो ड्रैगन हो, साथ ही राजधानी पर भी नजर रखेगा। इस बात की बहुत संभावना है कि भविष्य में दोनों राज्यों में तानाशाही हो जाएगी। योजक चिन्ह। दिन का दूसरा अध्याय। बोनस चैप्टर के लिए वोट करें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 39 अध्याय 39। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 39C39। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चौथे दिन से युद्ध प्रारंभ हुआ। तीसरी रात को तूफान आखिरकार खत्म हो गया। जैसे ही आकाश साफ हुआ और सूरज की किरणें बड़े बड़े टुकड़ों पर पड़ीं, वैसे ही सैनिक भी उठे और किले की रखवाली करने निकले। उस बड़ी लड़ाई को जीतने के बाद 3 दिनों में सैनिकों को किले के अंदर ही रहने को कहा गया। हालांकि 13,000 युद्धबंदियों के साथ किले में रहना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन सभी सैनिकों ने अपने समय का भरपूर आनंद उठाया। किले में सभी को भोजन के लिए जादुई जानवरों का मांस दिया गया था। जादुई जानवर का मांस बहुत महंगा था और साधकों के लिए बहुत उपयोगी था। मछली के मांस में निहित समृद्ध आदमी ने कुछ हथियार निकाले। कुछ सैनिक तो प्रथम श्रेणी के शिखर तक भी पहुंच गए। यार, आमतौर पर मेरे लिए स्टॉर्मों से नफरत होती है, लेकिन इस बार मैं सच में चाहता था कि स्टॉर्म एक और हफ्ते तक जारी रहे। सैनिक में से एक ने किला से बाहर निकला हुआ आलस से कहा, शिकायत मत करो यार, अगर तूफान की एक और परत रिलीज होती है तो हमारे नज़दीकी रिश्तेदार का सामान खत्म हो जाता है। उस समय हमारे नज़दीकी रिश्तेदार की मौत के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है।
पहले सैनिकों के बगल में चल रहे दूसरे सैनिकों ने जवाब दिया। मुझे लगता है तुम सही हो। फिर भी मैं इस युद्ध के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता। मेरे घर पर एक मंगेतर है जो मेरे आने का इंतजार कर रहा है। मैं उस शादी को लेकर घर बसाने का इंतजार नहीं कर सकता। उद्धरण, क्या आप आभूषण धारण करने की योजना बना रहे हैं? एक अन्य सैनिक ने आश्चर्य से पूछा। सैनिकों के पास सरकारी नौकरी थी। प्रत्येक सैनिक को सोने में वेतन दिया जाएगा, और एक सोना एक छोटी सी फैमिली को 2 महीने तक के लिए पर्याप्त सुविधा है। नहीं, मैं ग्राहकी नहीं ले रहा हूँ। मैं लॉर्ड ज़ेन को एक फोर्स लेटर ले जा रहा हूँ ताकि आपके शिष्य को पता चल सके कि मेरा पद क्या बदला जा सकता है। सैनिकों के अलग अलग पद होते थे। मुख्य राजधानी में गार्ड बनने की योजना बन रही है। वास्तव में, हाँ, मैंने सुना है कि राजधानी का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। मुझे लगता है कि राजधानी में जाने से मुझे और मेरे परिवार को बाद में कई लाभ मिलेंगे। ऐसा ही नहीं, मैं कुछ वर्षों की राजधानी में ही बसना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। पुनर्निर्माण कार्य की करें तो अभी तक मैंने महामहिम को नहीं देखा है। कहा जाता है कि महामहिम पूरी तरह से बदल गए हैं। 2 हफ्तों के अंदर उन्होंने राज्य में बदलाव किए। उनके बदलावों की वजह से अब मेरे परिवार को खाद्य सामग्री इस मुद्दे में चिंता करने की बात नहीं है। जब सैनिकों में बात कर रहे थे, नाथन एक और बुरी खबर लेकर लौटा। क्या हुआ, नाथन? दुश्मन आगे बढ़ रहा है। इस बार वे 35,000 सैनिकों के साथ 2 तीसरे क्रम के कमांडरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 4 से 5 घंटे में दुश्मन सेना यहां आएगी। किले के अंदर का राक्षस भारी और बहुत गंभीर था। 1/3 क्रम को गिराना काफी कठिन है, लेकिन 2 तीसरे क्रम को गिराना असंभव है। ज़ैन और अन्य समझ नहीं पा रहे थे कि वे 2 तीसरे क्रम को कैसे खो देंगे। जब ये युद्ध शुरू हुआ तो मुझे पता था कि एक समय ऐसा आया था जब हम तीसरे क्रम के जनरल का सामना कर रहे थे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुश्मनों ने एक ही समय में 2/3 क्रम की सेनाओं को भेजा था। आदित्य की सेना के डार्क एल्फ और धनुर्धर विशेषज्ञ स्कॉट को 2 तीसरे क्रम के सैनिकों को पकड़ने का कोई रास्ता नहीं मिला। अगर हम 8 ने सामूहिक रूप से अपनी ताकत विकसित की तो हमारे पास अभी भी कुछ जगह होगी। लेकिन 2/3 क्रम की सेनाओं के खिलाफ अगर 30,000 की सेना भी एक साथ हमला करती है तो उनमें से सभी 2 सैनिकों को मार डाला जाता है। इस स्थिति में हम केवल महामहिम से ही संपर्क कर सकते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महाराज, स्थिति यह है। मुझे पता है आदित्य ने ज़ैन की बात बीच में ही रोक दी। चिंता मत करो, मैं युद्ध शुरू करने से पहले ही वहां पहुंच जाऊंगा। आदित्य की बातों से सभी को राहत महसूस हुई। उन्होंने अपने शरीर को स्थिर रूप से सेलेक्ट कर लिया। यह उनके राजा पर बयान का कारण था। योजक चिन्ह। 5 घंटे बहुत जल्दी चले गए। किले के सामने देखे गए ज़ैन और अन्य लोग शत्रु सेनाओं को अपनी ओर बढ़ते हुए देख सकते थे। शत्रु सेना का नेतृत्व 2 जीव कर रहे थे जो 2 अन्य जानवर सवार थे। लेफ्ट ओर का जनरल डैरन था और लेफ्ट ओर का जनरल डायलन था। जुल्क्स राजवंश की सेनाओं के साथ आगे बढ़ रही थी। 2 मध्य 3 देवदूत जनरलों के सामने इस्टारिन साम्राज्य कुछ भी नहीं था। तो वह शत्रु का सेनापति है। डैरन और सेना 1 किलोमीटर दूर रुके और दुश्मन कमांडर ज़ैन को घृणा से देखने लगे। नवजात, ये पतला कि आपका दाहिना हाथ पतला व्यक्ति के हाथ मर गया। डायलन ने ये शब्द शैतान डैरन का मजाक उड़ाते हुए कहा था। सर, हमें शत्रु सेना से समर्पण के लिए क्या कहना चाहिए? डैरन के सलाहकार ने दी सलाह। आत्मसमर्पण। भले ही इस्टारिन साम्राज्य अब समर्पण चाहता हो, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं इस पूरे युद्ध के मैदान को अपने सैनिकों के खून से न भर दूं। ये लड़ाई दुश्मनों के खून से अपमान धोने के बारे में है। उद्धरण चिन्ह। अगर आप इस पूरे युद्ध क्षेत्र को मेरे सैनिकों के रंग से रंग सकते हैं तो मैं वास्तव में सोचूंगा कि यह एक दिलचस्प दुनिया है। डैरन के चेहरे पर बोले गए शब्द भावुक हो गए। सबने देखा कि 4 वेवन फ्लू से उड़ रहे हैं। विवन के प्रकट होने के साथ ही परछाई से मनोहर पर सींग वाले कई पुरुष और महिलाएं निकल आए। माजिन जाति जनरलों ने तुरंत पहचान लिया कि ये लोग कौन थे। हा, हमारी ओर देखने के बजाय आप सभी को अपने राजा की ओर देखना चाहिए। ज़ैन और अन्य लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके राजा तीसरे क्रम के आरंभिक वेवन की प्रेरणा पर विश्वास कर रहे थे और डैरन की ओर देख रहे थे। जैसे ही वेवन धीरे धीरे पिरामिड से नीचे उतरते हैं, प्रथम क्रम के सैनिक 10 मीटर लंबे वेवन की पीठ पर अंतिम व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा जाता है। ये महामहिम है, यह इस्टारिन राजा है। दोनों के सैनिक 2 मीटर गंभीर लाल वैली वाले व्यक्ति की ओर देखने लगे। पूरा युद्ध क्षेत्र सन्नाटे में डूब गया। किसी को भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जब विवन्स गिर गए तो आदित्य ने अपनी नज़र डैरन और डायलन पर रखी। वह 2 मध्य 3 बीजारोपण से डरता नहीं था। शत्रु कमांडर के उन अभद्र शब्दों से नाराज होकर आदित्य ने अपना गुस्सा नहीं रोका। 5 मिनट बाद आदित्य, जैन और बाकी लोग अचानक जमीन पर गिर पड़े। तभी उनकी नज़र डैरन पर पड़ी। अच्छा, मुझे लगा कि राजा आदित्य किसी दूसरे राज्य में भाग गए हैं। शस्त्र, पता है, मैं शस्त्र न मार पाने का खेद व्यक्त करता था। लेकिन अब जब तुम यहाँ हो तो मैं शस्त्र मार डालन और इस्टारिन साम्राज्य को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा।
खत्म कर दनाल। डैरेन की आवाज़ और घमंड से भरी हुई थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब डैरेन बुलकेर कर रहा था तब डायलन, जो आधा बौना था, कुछ और सोच रहा था। मैंने कभी नहीं सुना कि स्टारिन राजा ड्रैगन था। क्या पिछले राजा अहमद ने आदित्य को अपना उत्तराधिकारी चुना था क्योंकि आदित्य एक ड्रैगन थे? इस महाद्वीप के अलावा कुछ लोगों के बीच किसी भी आदित्य की असली पहचान नहीं हो पाई है। राजा अहमद ने यह तथ्य भी बताया कि सभी से छिपाया गया कि आदित्य एक ड्रैगन था। अब 2 लाल ड्रैगन पंख देखकर न केवल शत्रु बल्कि आदित्य की सेना भी चौंक गई। मुझे नहीं पता कि ये 4 वेवन कहाँ से मिले, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। विवन में से एक के पास प्रारंभिक 3 घोड़ों की शक्तियाँ हैं। यहाँ तक कि एक टॉप 2 बैजेड वैवन भी एक शुरुआती 3 बैजेड इंसान का सीक्वल मुकाबला दे सकता है। मैं इस वाइवन की शक्तियों को कम नहीं कर सकता। मुझसे उम्मीद है कि मेरे इन विचारों को भी इस तथ्य का पता चल गया होगा। डायलन ने डैरन को देखा और सोचा कि वह दुश्मनों की ताकत क्या है। महामहिम ने अपने 4 मजबूत वाइवन को कैसे खत्म किया? एम्बर ने ऑस्ट्रिया पर उगने वाले बोस्टन मैन को देखकर आश्चर्यचकित कर दिया। ये बूढ़ा आदमी माजिन गांव का नेता था। बहुत हो गई बात, अब ये लड़ाई शुरू होने वाली है। स्टारिन साम्राज्य के सैनिकों ने आदित्य की प्रशंसा की क्योंकि वह युद्ध के मैदान में मध्य 3 के दौरान साक्षियों को देखकर डरता नहीं था, जबकि जुल्क्स राजवंश के सैनिकों ने सोचा कि आदित्य एक मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति है। एक नौसिखिया 2 जादूगर 3 जादूगर से लड़ाई की कोशिश क्यों? ये आत्महत्या से अलग नहीं था। डैरन और आदित्य दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और अगले ही पल दोनों अपनी जगह से गायब हो गए। स्वूश! रुको! जुल्क्स सेना को मार डालो! आक्रामक आतंकवादियों को मार डालो! दोनों निशान के सैनिक भी एक दूसरे पर हमला करने लगे। स्टारिन साम्राज्य की ये दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई भी शुरू हुई थी। झंकार! डैरन और आदित्य दोनों की तलवारें वॉलपेपर में वॉलपेपर और आग की शिंगारी वॉलपेपर। एक अपना सम्मान वापस पाना चाहता था जबकि दूसरा आक्रमणकारी अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए मारना चाहता था। युद्ध में कोई भी पक्ष सही या गलत नहीं होता। आदित्य शत्रु की कहानी में खलनायक था जबकि शत्रु की कहानी में खलनायक था। मैं ड्रैगन का सिर झुकाकर उसके पास जाने के लिए महामहिम का इंतजार नहीं कर सकता। डैरन ने चेहरे पर खून की प्यासी मुस्कान के साथ कहा, मेरी इतनी जल्दी की कोई योजना नहीं है। झंकार! दोनों की तलवारें खनकने की आवाज़ें और चिंगारियां बनी। जबकि दोनों पक्षों की बोलचाल और तलवारों की टक्कर से उनके शरीर में गर्माहट थी, आदित्य को एहसास हुआ कि उनके और डैरन के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। अगर मैं उसके साथ रिश्तेदार की लड़ाई चाहता हूं तो मुझे अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करना होगा। झंकार! सिस्टम ने मेरे बचे हुए 58 जोड़ मुफ्त आंकड़े अंक मेरी चपलता में डाल दिए। जब डैरन और आदित्य पानी में गोता लगाने से पहले अपना परीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने अचानक आदित्य की गति में वृद्धि देखी, जिन्होंने उन्हें 1 सेकंड के लिए पीछे छोड़ दिया। तो वह गंभीर हो रहा है। धमाका! एक पल के लिए सभी ने तेज आवाज में दंग रह गई लड़ाई बंद कर दी। जैन और अन्य लोग केवल आदित्य की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर सकते थे। वर्तमान में तीसरे क्रम का अर्ध बौने जनरल डायलन से लड़ रहा था। आज केवल एक अध्याय। पबफ्यूचर द्वारा मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 40। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 40C40। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चपलता 185 जोड़ 100 243 जोड़ 100। झंकार! क्या आपको लगता है कि अपनी गति बढ़ाकर आप मुझे नीचे गिरा सकते हैं? डैरन ने राउंडहाउस किक मारने के लिए अपना शरीर घुमाया। जवाब में आदित्य ने किक से बचने के लिए खुद को पीछे खींचने के लिए अपने क्रिम्सन ड्रैगन पंखों का इस्तेमाल किया। ये देखकर कि उसका हमला विफल हो गया है, डैरन के चेहरे पर शांति का भाव तुरंत बदल गया। एक खूंखार शेर की तरह उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं और अपनी मुट्ठियों में मौलिक मान को इकट्ठा कर लिया। वाटर ड्रैगन! आदित्य का चेहरा बदल गया जब उसने देखा कि पानी से बने 2 पूर्वी ड्रैगन दोनों तरफ से उस पर हमला कर रहे हैं। उसने पीछे हटते हुए दोनों हमलों को रोकने के लिए 5 मीटर बड़ी लाल रंग की ज्वाला फेंकी। बूम! उसके निम्न स्तरीय हमले ने मेरे पानी के ड्रैगन को कैसे रोक दिया? डैरन को पता था कि इन क्रिम्सन लपटों में कुछ अजीब था। 5 मीटर की दूरी से भी वह क्रिम्सन लपटों के भयानक तापमान को महसूस कर सकता है। स्वूश! डैरन को अचानक लगा कि कोई उसकी गर्दन पर निशाना साध रहा है। आखिरी क्षण में डैरन ने तलवार की नोक से बचने के लिए अपनी गर्दन बाईं ओर घुमा ली। उसी क्षण डैरन ने आदित्य को देखने के लिए अपना शरीर घुमाया। वह इतना तेज कैसे है? डैरन को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। आदित्य को दूसरे क्रम का नौसिखिया साधक माना जाता था, फिर भी वह तीसरे क्रम के साधक की गति से कैसे मेल खा रहा है, जब तक कि वह अपनी गति बढ़ाने के लिए कोई कलाकृति का उपयोग न कर रहा हो। क्रिम्सन ब्लिंक! उस नज़दीकी दूरी पर आदित्य ने साहपूर्वक पिघले हुए बोल्ट का इस्तेमाल किया। बोल्ट की तरह दिखने वाला लाल नारंगी रंग डैरन के लिए चकमा देने के लिए बहुत तेज था।
अंत में उसने मैना की एक परत का उपयोग करके अपने शरीर को ढालने की कोशिश की, लेकिन बोल्ट इतना शक्तिशाली था कि मैना परत हमले को पूरी तरह से रोक नहीं पाए। सिस्टम ने उसके कौशल पिघले हुए बोल्ट को क्रिम्सन ब्लिंक में विकसित किया था। विकसित होने के बाद उसके हमले की शक्ति बढ़ गई और उसे एक अनूठी क्षमता भी मिली, टकराना। डैरन, एक मध्य 3 ऑर्डर जनरल को एक कल्टीवेटर के हमले से उड़ा दिया गया था जो अभी अभी दूसरे ऑर्डर में आया था। आदित्य डैरन की गति से मेल खाने में सक्षम होने का एकमात्र कारण ये था कि उसने अपने मुफ्त आंकड़े बिंदुओं का उपयोग करके अपनी चपलता बढ़ाई और 4वें और 5वें स्टार कलाकृतियों से संयुक्त बढ़ावा ने उसकी गति को और बढ़ा दिया। विंड फेयरी का ब्रेसलेट जो एक लो ग्रेड 4 स्टार आर्टिफैक्ट है ने उसे अपनी चपलता में अतिरिक्त 100 जोड़ बढ़ावा दिया, जबकि क्राउन ऑफ 7 सी जो एक लो ग्रेड 5 स्टार आर्टिफैक्ट है ने उसे अपने हमलों में 20% बढ़ावा दिया। आदित्य के हमले पहले से ही उसके क्रिम्सन फ्लेम के कारण शक्तिशाली थे। अब 20% बूस्ट के साथ उसकी हमला करने की शक्ति और भी बढ़ गई। धमाका। डैरन आदित्य से 15 मीटर दूर गिरा। डैरन की छाती का मांस थोड़ा जल गया था और उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। मुझे तुम्हें कम आंकना बंद कर देना चाहिए। डैरन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। अपनी छाती पर लगे घाव की परवाह किए बिना वह खड़ा हुआ और अपनी अंगूठी से एक और तलवार निकाली। उसकी दोनों तलवारें पीक 2 स्टार कलाकृतियां हैं। रून सम्राट वर्ग धारक के रूप में आदित्य एक नज़र में डैरन की तलवारों के ग्रेड को बता सकता है, लेकिन वह अभी भी निश्चित नहीं था कि उसकी दोनों तलवारों में क्या शक्तियां या बफ्स हैं। स्वूश। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बार डैरन इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि एक पल के लिए आदित्य की नज़र डैरन पर से हट गई। जब उसने अपनी आंखें झपकाईं तो उसने पाया कि डैरन उसके सामने खड़ा है और अपनी दाहिनी ओर रखी तलवार को उसकी गर्दन पर घुमा रहा है। बहुत तेज आदित्य देख सकता था कि तलवार उसकी गर्दन पर लंबवत घूम रही है, लेकिन उसका शरीर इतना तेज नहीं था कि वह प्रतिक्रिया कर सके। झनकार। ड्रिप। उससे ठेस पहुंचती है। आदित्य अपने दाहिने ट्रेपेजियस को पकड़े हुए एक घुटने पर गिर गया। उसके दाहिने कंधे और गर्दन के बीच के क्षेत्र में एक बड़ा घाव था। उसके कंधों और छाती को ढकने वाले लाल क्रिम्सन तराजू अब उसके खून से सने हुए थे। मैं भूल गया कि तुम अपने बचाव के लिए अपने तराजू का इस्तेमाल कर सकते हो। अगली बार मैं चूकूंगा नहीं। अगर आदित्य के क्रिम्सन ड्रैगन के तराजू उसकी गर्दन और कंधे को नहीं ढक रहे होते तो आदित्य हमले से मर जाता। हमला इतना शक्तिशाली था कि उसका तराजू टूट गया और उसके दाहिने ट्रेपेजियस पर गहरा कट का निशान रह गया। अंडरस्कोर स्वास्थ्य 12417 खून की कमी के कारण आदित्य का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। हर सेकंड उसका स्वास्थ्य आधे अंक से कम होता जा रहा था। दर्द सहते हुए आदित्य अपनी पीक 2 स्टार क्रिम्सन ड्रैगन क्रोध तलवार के साथ खड़ा हो गया, जबकि डैरन ने आदित्य को तिरस्कार से देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुरंत और दर्द रहित मौत दूंगा। इसके बजाय मैं तुम्हारे सैनिकों और जनरलों को तुम्हारी जगह पर पीड़ा पहुंचाऊंगा। टकराना। डैरन के पैरों के नीचे की जमीन मकड़ी के जाले में तब्दील हो गई जब उसने अपने दुश्मन की ओर कूदने के लिए अपने पैरों की पूरी ताकत लगाई। दैवी क्रोध का विस्फोट। अपने एक कौशल को सक्रिय करते समय आदित्य ने डैरन को देखा जो उसके सिर से 5 मीटर ऊपर था। डैरन की तलवारें हल्के नीले रंग में चमक उठी क्योंकि उसने आदित्य को एक्स जैसे अंदाज में काटने का लक्ष्य बनाया था। बूम। सबसे अद्यतित नवल N012 कोपर प्रकाशित होते हैं। आखिरी क्षण में आदित्य ने हमले से बचने के लिए रास्ते से हटकर हमला किया। जैसे ही डैरन अपने लक्ष्य से चूककर जमीन पर गिरा, उसका लक्ष्य उसके पीछे प्रकट हुआ और क्रिम्सन ड्रैगन क्रोध तलवार से उसकी पीठ पर वार किया। टकराना। गंभीर प्रहार। जब क्रिम्सन ड्रैगन क्रोध ने उसकी पीठ पर गहरा निशान छोड़ा तो डैरन ने एक दर्दनाक दहाड़ लगाए। उसने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और पीछे हट गया। ये तलवार क्या है? डैरन ने तलवार को देखा जो लाल लाल रंग की लपटों से घिरी हुई थी। वह चिल्लाया क्योंकि उसे लगा कि हमले के कारण उसका अपना शरीर जल रहा है। क्रिम्सन ड्रैगन क्रोध पीक ग्रेड 2 स्टार। विवरण। इस तलवार का ग्रेड 1 रून मास्टर द्वारा बढ़ाया गया है। तलवार अब दूसरे क्रम के अग्नि प्रकार के साधकों के लिए एक आदर्श हथियार बन गई है। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फंक्शन 1 क्रिम्सन ड्रैगन क्रोध आग प्रकार के हमलों की शक्ति को 17% बढ़ाता है। फंक्शन 2 दूसरे क्रम के कल्टीवेटर पर क्रिटिकल हिट लगने की 50% संभावना है, जबकि तीसरे क्रम के कल्टीवेटर पर क्रिटिकल हिट लगने की 25% संभावना है। फंक्शन 3 जब इस तलवार का उपयोग पूरे क्रिम्सन कवच सेट के साथ किया जाता है तो उसकी तलवार की आक्रमण शक्ति 30% बढ़ जाती है। कैसा लगा? आदित्य ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। अपने ब्लास्ट ऑफ डिवाइन फ्यूरी कौशल के संशोधन के साथ आदित्य को अब अपने मन के बहुत जल्दी खत्म होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। निष्क्रिय कौशल ब्लास्ट ऑफ डिवाइन फ्यूरी का उपयोग करने से पहले प्रति सेकंड 5 जोड़ मैना की आवासीय होती थी, लेकिन अब ये केवल प्रति सेकंड 2 जोड़ मैना की आवासीय होती है। कौशल ने लघु रूप से आदित्य के आंकड़ों को मैना को ठीक करने 50% तक बढ़ाया। मुझे उसे जल्दी से खाना होगा और फिर अन्य तीसरे क्रम के साथ नियम तय करना होगा।
आदित्य का कहना था कि उनके तीसरे क्रम के पेटी वेवरन जनरल डायलन पर अधिक समय तक रोक नहीं लगाई गई थी। गंभीर चोट के कारण डैरन की सेहत में गिरावट आई। वह तेजी से अपना खून खो रही थी, जिससे उसका स्वास्थ्य बिंदु हर सेकंड एक से गिर रहा था। डैरन के पीछे के अवसर का प्रस्ताव, आदित्य ने जल्दी से एक इलाज की गोली खा ली जो उसे उसकी प्रेमिका ने दी थी। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। आदित्य पिछले कुछ समय से इस क्षमता के उपयोग का इंतजार कर रहे हैं। आपके पहले ड्रैगन के रूपांतरित होने के बाद उसे एक नई क्षमता मिली जब उसके मिश्रित बोल्ट क्रिम्सन ब्लिंक की जगह ले ली गई। क्रिम्सन ब्लिंक, आदित्य के शरीर के चारों ओर लाल नारंगी रंग की बिजली चमकने लगी। इससे पहले कि डैरन कुछ समझ पाता, लाल रंग का राजा खो गया। वह कहाँ गया? डैरन ने अपनी बैटरी को अधिकतम सीमा तक बढ़ाया। उसके दिल में मासूम की भावना थी। तभी डैरन को ऊपर से कुछ ऐसा महसूस हुआ। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसकी तीसरी किरणें चमक उठीं और उसने देखा कि बिजली की 7 बोल्ट तेज गति से उसकी ओर आ रही हैं। 7 बोल्टों की गति बहुत तेज थी, डैरन की वर्तमान गति से भी अधिक। जब लाल नारंगी बिजली के 7 बोल्ट जमीन से 1 मीटर की दूरी पर थे तो अचानक सभी 7 बोल्ट एक साथ चले गए, जिससे डैरन अंदर तक हिल गया। इससे पहले कि वह समझे कि पता क्या हो रहा है, उस पल में आश्चर्य हुआ। बिजली के 7 बोल्ट एक साथ गए और आदित्य के शरीर का आकार ले लिया। टोरकना, डैरन ने अपने शरीर को 2 चित्रों में केट जाने से पहले जो आखिरी चीज देखी थी वह थी आदित्य के क्रिम्सन ड्रैगन क्रोध को सीधे मुड़े हुए चित्र। डिंग, होस्ट ने मृत 3 देवदूत को मार दिया है। होस्ट को अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग, होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। डिंग, होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। डिंग, होस्ट का लेबल, हफ हफ। अब दूसरे जनरल की विशेष नियुक्ति का समय आ गया है। आदित्य सब कुछ खत्म करना चाहते थे इससे पहले कि उनका आदमी खत्म हो जाए। उसे बस तीसरे दर्जे के दोनों सैनिकों ने हराया था, जबकि बाकी काम उसके काबिल जनरलों को करना था। स्वूश, आदित्य ने वॉर के मैदान की ओर से अपनी पूरी स्पीड पकड़ ली। डैरन और वह कहीं और लड़ रहे थे ताकि उनकी लड़ाई में कोई सैनिक शामिल न हो। क्रिम्सन ब्लिंक की इस क्षमता का उपयोग करने से 100 जोड़ मन समाप्त हो गया है। यही कारण था कि आदित्य ने अपने विकसित कौशल क्रिम्सन ब्लिंक का दूसरी बार उपयोग नहीं किया। हमला बहुत शक्तिशाली था लेकिन यह बहुत अधिक मैना के कब्जे में आ गया था। इस दौरान 10 मीटर बड़ा वाइवन डायलन से लड़ रही थी, जबकि अन्य 3 पीक द्वितीय क्रम विवन ने स्टारिन सेना की मदद की। डायलन हर बीतते सेकंड के साथ निराश हो रहा था। उनके प्रतिद्वंद्वी ब्लैक ड्रैगन अपने ब्लैक विवन स्कैल्स से उनके सिद्धांत के दावे को रोकने में असमर्थ थे। उसके अग्नि प्रकार के गुणधर्म का विषाणु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। केस को और भी वॉन बनाने के लिए विवन ने एक अजीब काली बम का इस्तेमाल किया जो उसके अग्नि प्रकार के दावे से भी अधिक शक्तिशाली था। योजक चिन्ह, बोनस चैप्टर के लिए वोट करें। दोस्तों, कुछ दिनों में मैं एक चैप्टर अपलोड करूंगा। बोनस चैप्टर के लिए मैं उन्हें सोमवार को अपलोड करूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट।